हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और अपने क्लास 12 बोर्ड के एग्जामिनेशन की अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए अभी क्या है कि जो सीबीएसई का पेपर आता है वो एग्जामिनेशन में वो एप्लीकेशन बेस्ड आने लगा है। तो आप बिना कॉन्सेप्ट बिल्डअप किए अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। और यही नहीं, जो फ्यूचरिस्टिक एग्जाम आप देने वाले हैं, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेई हो, चाहे वो सीयूईटी हो, यहां भी आपके एप्लीकेशन या कॉन्सेप्ट की ही टेस्टिंग होने वाले हैं। तो आप उन वीडियोस को या डिटेल्ड वीडियोस को देखिए जो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हैं, जिससे आपका बोर्ड्स भी शानदार जाए और जो फ्यूचरिस्टिक एग्जाम है, जो कैरियर बनाने वाले हैं, वो भी आपके शानदार जाए। तो चलिए बात स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं उसी कड़ी में आपकी मदद कर रहा हूं। और हम लोग लाइन से सारे वीडियो बनाते हुए आज चैप्टर नंबर 6 पर हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके 3 पार्ट किए हैं, जैसे मैं बहुत बढ़िया तरीके से आपको चीजें समझा सकूं। इसके पहले के चैप्टर्स अगर देखने हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हां, अगर आप सरल भाषा में फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, जिससे कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए और न्यूमेरिकल निकलने लगे, जो शायद ना निकल रहे हो अभी, तो आप अरविंद एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। आप मुझसे पढ़ाई करेंगे तो कॉन्सेप्ट भी आसानी से समझ पाएंगे और न्यूमेरिकल्स निकलना शुरू हो जाएंगे। चलिए बात को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बातचीत कर रहे हैं। पहला पार्ट हम लोग आज करने वाले हैं। पहले पार्ट में क्या क्या करेंगे वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझेंगे, क्या होता है, फैराडेज लॉ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को गवर्न करता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट ये देखेंगे, लेंज लॉ देखेंगे, मोशनल ईएमएफ देखेंगे फ्रॉम फैराडे लॉ ऑन लॉरेंस फोर्स के बेसिस पे भी। इतनी चीज हम यहां करने वाले हैं। कई बच्चे कहते हैं जो आप यहां पढ़ा रहे हैं सर उसका पीडीएफ भी मिल जाए तो बड़ी सुंदर बात है। तो आराम से पीडीएफ मिल जाएगा, कोई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और फर्स्ट क्लास तरीके से पीडीएफ मिलता रहेगा। कई बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए अरविंद एकेडमी ऐप है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पर शाम को लाइव क्लासेस होती हैं, जहां पर आप मुझसे पढ़ सकते हैं और लगातार अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अभी हम लोग जो है द्रोणा बैच आपके लिए लेके आए हैं, द्रोणा बैच फिजिक्स, द्रोणा बैच मैथमेटिक्स। तो ये द्रोणा बैच में अगर आप शामिल होते हैं तो एक बेहतर क्लास आपको मिलेगी जहां डाउट क्लियर कर सकते हैं। साथ में हम लोगों ने क्या किया है कि हर लेक्चर या हर चैप्टर पर 2 डेडिकेटेड लेक्चर अलग से डाले हैं, पूरा पढ़ाने के बाद पूरे डेरिवेशंस, शानदार न्यूमेरिकल्स। उसके बाद एक है एनसीईआरटी कॉर्नर, जहां एनसीईआरटी के सिलेक्टेड सवाल हम लोग करवाते हैं। दूसरा है पीवाईक्यूज कॉर्नर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कॉर्नर, जिससे आप जो प्रीवियसली एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उन क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस मेरे साथ बहुत बढ़िया अंदाज में कर पाएंगे। और फीस बिल्कुल नॉमिनल है, ये पूरे कोर्स की फीस है, यानी पूरे साल की फीस है, जस्ट 999 80 से 85 रुपए महीना। तो आप जुड़ सकते हैं और अपनी पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। चलिए आज की टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए वीडियो बन रहा है। तो ये देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझने के लिए हमें पहले मैग्नेटिक फ्लक्स को बेहतर ढंग से समझना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बहुत आसान सी बात, कि जो द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस, किसी सरफेस से जो मैग्नेटिक फ्लक्स जाता है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली, यानी उस सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्मली 90 डिग्री के एंगल पर कितनी पास हो रही हैं, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। इस मैग्नेटिक फ्लक्स को जो हम शो करते हैं वो हम फाई से शो करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ये पता होगा। ऐसे भी लिख देते हैं और क्लैरिटी देने के लिए फाई भी लिख देते हैं, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स, बी लगा दिया छोटू ना, तो मैग्नेटिक फ्लक्स। और आप जहां पर फाई ई लिखते थे ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था, आपको याद होगा। लेकिन नॉर्मली हम लोग जब लिखने लगते हैं तो ये मेंशन नहीं करते, कॉन्टेक्स्ट से क्लियर हो जाता है कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स है भाई, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। फिर भी आपको नॉलेज तो होनी ही चाहिए। मैग्नेटिक फ्लक्स, ये इसके सिंबल नोटेशंस हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ध्यान रखिएगा। यहां पर देखिए मेंशन भी किया है, ये वेक्टर नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड, और इसका यूनिट है एसआई
वेबर, आगे हम लोग यूनिट वगैरह और डिस्कस करने वाले हैं। वेबर इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और फॉर्मूला क्या है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फाई इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी और साथ में एरिया वेक्टर, जो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया वेक्टर आप जानते हैं कि किसी भी प्लेन से उसके परपेंडिकुलरली आप डायरेक्शन में एरिया लेने वाले हैं। अब बात करेंगे कि अगर एक मान लीजिए शीट है, मेरा हाथ है, तो इधर लें कि इधर लें, है ना भाई। 90 डिग्री तो इधर भी बनता है और इधर भी बनता है, तो आप किधर भी ले सकते हैं। ओपन एरिया के लिए, क्लोज्ड के लिए जब लेते हैं तो हमेशा एरिया वेक्टर आउटसाइड लेते हैं। जैसे डब्बा है, उसका फ्लैट सरफेस टॉप पर है, तो उसके लिए आप एरिया वेक्टर आउटसाइड हमेशा लेंगे, जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीख चुके हैं। तो इस फॉर्मूले में देखिए दिखाया गया है कि अगर इस तरह से प्लेन परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, तो बी और एन कैप क्या है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, जो कि इस एरिया के, इस फ्लैट एरिया के परपेंडिकुलर है। तो यहां थीटा बेटा कितना हो गया, 0। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, यहां पर देखिए इसको थोड़ा सा स्लैंटेड किया गया है, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर आ गया, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो बीच में एंगल थीटा हो गया। आप जानते हैं इस फाई को जब आप लिखते हैं तो बी ए कॉस थीटा लिखते हैं बेटा। ये थीटा यही काम आता है, ये डॉट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है जो आपको निश्चित तौर पर पता होगा। तो ये एक बेसिक बात हो गई कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया नॉर्मली। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, थोड़ी बात और देखते हैं। यहां पर जो बात की जा रही थी, यहां ध्यान रखिए बी यूनिफॉर्म था। यूनिफॉर्म का मतलब जितना भी यहां है उतना भी ऊपर है, उतना नीचे है, उस एरिया में यूनिफॉर्म है। लेकिन आप जब प्रैक्टिकली ये देखते हैं इन जनरल, तो आपको ये महसूस होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है तो थ्रू आउट द एरिया नॉर्मली, मतलब जनरली ये यूनिफॉर्म नहीं होता। अगर उस सिचुएशन में हम जाएं कि बी बदलने लगे, ये है यहां कुछ और, यहां कुछ और, यहां कुछ और, तो हम कैसे फॉर्मूला लगाएंगे? तो भाई साहब हमको इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ता है। हम क्या करते हैं, एक छोटू एरिया मान लेते हैं। ये मान लीजिए एरिया है, ये इरेगुलर शेप है, हर जगह बी बदल रहा है, यहां बी कुछ और, यहां बी कुछ और, यहां बी कुछ और। तो मैं यहां पर आपको दिख रहा होगा एक छोटा एरिया ले लेते हैं, इसे मैं बोल रहा हूं डी ए, यहां लिखा है वैसे इस छोटे एरिया को। और इस छोटे एरिया के लिए मैग्नेटिक फील्ड को आप यूनिफॉर्म मान सकते हैं, है ना। तो बी को यूनिफॉर्म मान लीजिए और फॉर्मूला लगा दीजिए। तो इस छोटू के लिए डी फाई कितना हुआ, तो डी फाई की यहां मैग्नेटिक फील्ड है बी और एरिया वेक्टर इसी के नॉर्मल, तो उसको लिख दीजिए डॉट डी ए, बात खत्म। अब पूरा फ्लक्स जब निकालना होगा तो फाई यानी इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई थ्रू आउट द एरिया कह दीजिए, और इसी को पूरे एरिया में आप इंटीग्रेट कर देंगे। इसलिए कि आप ये बात दिमाग में रखें, कॉन्सेप्ट बिल्डअप तभी होगा। यही बात यहां पर लिखी गई है जो मैंने समझाई है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि प्रैक्टिकली इन जनरल कोई अगर सरफेस ले रहे हैं तो उसके हर जगह बी सेम नहीं मिलता, तो वहां पर हमें यह कलाकारी करनी पड़ती है, छोटू एरिया पकड़कर मोटू एरिया बना लेते हैं। समझ पाए होंगे, बहुत आसान है ये सब, थोड़ा सा प्यार से देखेंगे दोस्ती हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब डायमेंशन की बात कर लीजिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है। फ्लक्स होता है, अभी हमने देखा, अगर थीटा की वैल्यू 0 है, कॉस थीटा तो वैसे भी रेशियो होता है, तो अगर आप देखेंगे फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा आप लिखेंगे। थीटा तो रेशियो है, कोई डायमेंशन नहीं, तो आप इसको बी इज इक्वल टू बी ए लिख सकते हैं थीटा 90 डिग्री के लिए। अब बी ए के लिए आप एक फॉर्मूला और जानते थे, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, तो यहां से आप बी निकाल सकते हैं एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा। इस बी का इस्तेमाल यहां किया जा सकता है। तो इसके हिसाब से इसकी डायमेंशंस रख दीजिए, MLT-2 देखिए ऊपर रखी है, चार्ज की कूलाम, वेलोसिटी की LT-1, साइन थीटा की कुछ होती नहीं, मतलब डायमेंशन लेस है, एरिया का L स्क्वायर, बस इसको सॉल्व कर दीजिए और आपको ML स्क्वायर A-1 T-2 मिल जाने वाला है। ध्यान रखिएगा कि कूलाम पर यूनिट टाइम आपका एम्पियर बन जाता है, ये यहां पर
कैच, कैच क्या है आपको मालूम है वैसे, तो ये आप देख सकते हैं। अब हम एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर लेते हैं, जो पीछे मैंने आपको बताया था वेबर होती है। तो द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर, WB से दिखाते हैं। ध्यान रखिएगा, इसकी कभी कभी जो सीजीएस यूनिट है ना, वो एमसीक्यू में आपसे पूछ लेते हैं। अभी मैं उसकी भी चर्चा करूंगा शानदार पढ़ाई करते हुए। तो ये बात आप समझ गए वेबर। अब वेबर को डिफाइन करना हो तो क्या है, ये इस तरह से डेफिनेशन पकड़ लेते हैं, यानी 1 वेबर इज द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड व्हेन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला acts normally over an area of 1 मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला है, नॉर्मली जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड 1 मीटर स्क्वायर से, तो उससे जाने वाले फ्लक्स को बोलेंगे 1 वेबर। हो गया काम खत्म। चलिए देखते हैं इसकी सीजीएस यूनिट। अब इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है, ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपसे एमसीक्यू में पूछते हैं मैक्सवेल। तो मैक्सवेल इज द सीजीएस यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये जैसे वहां डिफाइन किया था वैसे यहां डिफाइन कर दीजिएगा कि 1 मैक्सवेल क्या होगा। एक गॉस इज द यूनिट, सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो एक गॉस का मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली किसी एरिया से जा रहा हो जिसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो 1 मैक्सवेल के बराबर उसका मैग्नेटिक फ्लक्स होने वाला है, बस। तो इसका रिलेशन मैंने अगली स्लाइड में भी डाला है, जो हम लोग देख पाएंगे। तो ये देखिए रिलेशन बिटवीन वेबर एंड मैक्सवेल। तो ये रिलेशन है 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। और इसको भी ध्यान रखिए, मौका पड़ते ही चौका लगा दिया जाएगा, है ना। बहुत सरल है, कोई इस चैप्टर में एकदम मक्खन चैप्टर है। अब दूसरी बात करते हैं पॉजिटिव एंड निगेटिव फ्लक्स। अभी आपसे चर्चा की थी कि अगर कोई फ्लैट या ओपन सरफेस मिल जाए तो इसका आप नॉर्मल एरिया वेक्टर के लिए इधर भी ले सकते हैं, दिस इज 90 डिग्री, या आप इधर भी ले सकते हैं, दिस इज ऑल्सो 90। किधर लें, ओपन सरफेस के लिए किधर भी लें, आपकी मर्जी। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए इधर है और इसी आपने एरिया वेक्टर ले लिया, पूरे सवाल के तहत फिर यही मानिएगा। तो जब न्यूमेरिकल कर रहे होंगे, अगर किसी का इधर मान लिया है तो पूरे सवाल में उधर मानते चलते हैं। और हम तो ऐसी कोशिश करते हैं कि जब हमारे पास छूट है मानने की फ्लैट एरिया का एरिया वेक्टर, तो उसी डायरेक्शन में ना मान लो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। काहे को निगेटिव लेना, पॉजिटिव अच्छा लगता है। खैर यहां पर आप देखें तो ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और इसका एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में अगर है, जैसा एन कैप है या ए कैप लिख दीजिए, तो यहां पर फ्लक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इन नेचर, क्योंकि थीटा 0 डिग्री है। आप जानते हैं फाई इज इक्वल टू प्लस बी ए। थीटा 0 डिग्री का मतलब आप ऐसे निकालते हैं ना, बी ए कॉस थीटा, तो थीटा यहां 0 कर देंगे, प्लस बी ए आ जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड सपोज करिए इधर इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर आपने इधर लिया हुआ है, दिस इज द एरिया वेक्टर या एन कैप। तो इसमें कितना एंगल हो गया, ये एंगल हो गया 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री कितना होता है, -1, तो फ्लक्स हो गया नेगेटिव। तो अगर आपका एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में है पॉजिटिव, उसकी विपरीत दिशा में है नेगेटिव, कौन सी बड़ी बात है, सब आपको मालूम है, बस थोड़ा सा दिमाग में एक साथ रखना है। अब बात शुरू होती है कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। तो देखिए, जब अस्टर्ड साहब ने बड़ा 1820 के आसपास ये साबित किया, क्योंकि उससे पहले क्या था, उससे पहले ये था, या अस्टर्ड साहब ने ही पूरा प्रूफ कर दिया, उससे पहले बातचीत हो चुकी थी, पब्लिश हो चुका था आर्टिकल 1803 के आसपास। लेकिन 1820 में इन्होंने जब ये प्रूफ किया कि जो आपका जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उससे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। एस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट आपको याद है। तो उन्होंने ये साबित किया कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उससे मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो ये चर्चा शुरू हो गई, क्या हम मैग्नेटिक फील्ड से हम लोग करंट बना सकते हैं क्या? समझ में आ रहा है ना, ए से बी बन रहा है तो भाई बी से ए भी बनना चाहिए, क्योंकि नेचर को ये पसंद है। नेचर का मतलब जिस तरीके से पूरा नेचर लॉ से ड्रिवन हो रहा है, ए से बी बनता है तो बी से ए भी बनना चाहिए। इस पे काफी रिसर्च होनी शुरू हो गई और 1831 में
1831 में एक साइंटिस्ट थे फेरेडे, जो कहां के थे, इंग्लैंड के थे। फेरेडे साहब, फेरेडे साहब थे बड़े फेमस, ये इंग्लैंड के थे। और एक इंग्लैंड सही लिख दें, और एक हेनरी थे, जोसेफ हेनरी, वो यूएस के थे। लगभग उसी समय की बात कर रहे हैं। इन्होंने एक्सपेरिमेंट द्वारा 1831 में यह प्रूव किया कि यह सच है। क्या सच है? कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड से मोटे तौर पर करंट को बना सकते हैं, बी से ए बना सकते हैं। यह 1831 में साबित हुआ। और इसी फिनोमिना को बहुत ही छोटे 2-4 वर्ड्स में कहना हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, तो आप लिख सकते हैं इंड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय मैग्नेटिज्म। बस यही है, ये एकदम सरल शब्दों का चुस्त दुरुस्त। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? ईएमआई क्या है? इंड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय मैग्नेटिज्म। आपको बताया था ना, हमारे अस्टर्ड ने क्या किया था, करंट से मैग्नेटिज्म। इन्होंने क्या किया 1820 के बाद 1831 के आसपास, मैग्नेटिज्म से करंट। यही बात हो गई। आप पकड़ पाए होंगे, यही बात अच्छे शब्दों में लिख दी गई है। क्योंकि अच्छा, आपके मन में यह भी आता होगा कि भाई ये जो इन्होंने बताया, इसका हमारे लिए इस्तेमाल है कि नहीं? जबरदस्त इस्तेमाल है। आज जो जीवन हम जीते हैं, मैं कलर नहीं बदल रहा हूं अभी, उसमें जैसे आप यूज करते हैं जनरेटर्स जानते हैं ना, जैसे शादी ब्याह में लाइट चली जाती तो जनरेटर से लाइट पैदा कर लेते हैं, उसमें डीजल पेट्रोल डाल के चला के, वो जनरेटर है। शादी ब्याह में देखा होगा तो पीछे एक ट्रॉली पे लिए चलता है जनरेटर, जिससे सारे लोग, इलेक्ट्रिसिटी चलती है और डांस चल रहा होता है, गाने वाने लोग गा रहे होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना, तो जनरेटर इस पे काम करता है। दूसरा ट्रांसफॉर्मर, बहुत चीजें हैं। ट्रांसफॉर्मर, आपकी कॉलोनी में भी कोई ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ दिख जाएगा। बिना उसके हम लोग के घर तक इलेक्ट्रिसिटी ठीक से नहीं पहुंच पाएगी, पहुंच ही नहीं पाएगी। तो ट्रांसफार्मर और जनरेटर और भी बड़ी चीजें हैं आज के जमाने में जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की ही देन है। इसी प्रिंसिपल पर ये काम करते हैं, तो ये बड़ी अहमियत वाली चीज है। तो चलिए यहां देख लेते हैं क्या आप एग्जाम में क्या लिखेंगे, उसके लिए चुस्त दुरुस्त 2-4 सेंटेंस। तो द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, भाई इंड्यूस्ड करंट बनने से पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, फिर क्लोज सर्किट है तो करंट फ्लो होने लगेगी। द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस इंड्यूस्ड करंट ड्यू टू ए चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए क्लोज सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, उससे अब गहराई में जा रहे हैं, मैंने बी से बताया ना, तो बी का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज हो रहा है तो उससे क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा और उससे इंड्यूस्ड करंट बनेगी। तो बी में होने वाले चेंज या फ्लक्स में होने वाला चेंज, मैग्नेटिक फील्ड की फैमिली से होने वाला चेंज क्या बना दे रहा है, करंट। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बाकी मैंने 2-4 वर्ड लिखे, ये बिल्कुल उसकी जान है या आत्मा है। अब इस बात को समझने के लिए 3 एक्सपेरिमेंट हम लोग देखेंगे, जो फेरेडे के एक्सपेरिमेंट हैं, कह लीजिए फेरेडेज एक्सपेरिमेंट। उन 3 बातों से, 3 एक्सपेरिमेंट से हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहानी है। तो पहला एक्सपेरिमेंट देखिए क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ विद ए स्टेशनरी कॉइल एंड मूविंग मैग्नेट, यानी कॉइल को रोकेंगे और इस मैग्नेट को आगे पीछे करेंगे। पहला एक्सपेरिमेंट ये स्टेशनरी है, इसको। सेकंड एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे, इस मैग्नेट को रोकेंगे और इस कॉइल को आगे पीछे करेंगे। इसको रोका, इसको आगे पीछे किया। तीसरा एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है कि 2 कॉइल लेंगे, एक में सेल लगा के ऑन ऑफ करते फिरेंगे और एक उसकी बाजू वाली, ये प्राइमरी ये सेकेंडरी, इसमें देखेंगे कि इसमें करंट फ्लो करने से क्या इसमें कुछ होता है कि नहीं। आप देखेंगे बहुत कुछ होता है। तो 3 एक्सपेरिमेंट है जो मोटा मोटा मैंने आपको बताया कि किस दिशा में हम
अगले 5-10 मिनट बात करने वाले हैं। आइए चलते हैं, फटाफट देखते हैं। बड़ा सुंदर कहानी है और सरल कहानी है। तो चलिए, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, काफी कुछ लिखा है, जो मैं बोलूंगा वही लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं सीधे समझा रहा हूं आपको। ये देखिए, कॉइल ले रखा है, ये जानने के लिए कि इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है कि नहीं, एक गैल्वेनोमीटर ठोक दिया है और यहां पर एक मैग्नेट पकड़ा है। अब इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल आपको दिख रहा होगा, इसको हम आगे ले जा रहे हैं वी वेलोसिटी से, कोई भी वेलोसिटी हो। तो जब हम इसको आगे ले जाते हैं तो हम देखते हैं गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो होने लगता है, और ये डॉट जो दिए, ये लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो ज्यादा जाने लग, जब आगे बढ़ाओगे तो ज्यादा इससे जाने लगेंगी, और यहां पर हमने इसको पीछे की तरफ ढकेला है मैग्नेट को, तो जो इस कॉइल से जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो कम हो जाएंगी। पहले 10 जा रही हैं, तो अब पीछे करोगे तो 5 ही जाएंगी, बाकी उससे बाहर से निकल जाएंगी, है कि नहीं। तो इस समय भी करंट दिखी जब हम पास ला रहे थे, और जब हम दूर ले जा रहे थे तो भी हमको करंट दिखी, लेकिन करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो गया पहले वाले से। देखिए, इसमें गैल्वेनोमीटर का जो कांटा है, पॉइंटर इधर जा रहा है और इसमें इधर जा रहा है आप समझ पा रहे होंगे कि एक बार नॉर्थ आगे ले जा रहे हैं तो करंट एक दिशा में, और नॉर्थ पीछे ले जा रहे हैं तो करंट दूसरी दिशा में। अब हमारा मन, देखिए साइंटिस्ट लोग तो खिलाड़ी होते हैं, वो तो कहते हैं भाई ऐसे न छोड़ेंगे। अब वो कहते हैं भाई इस नॉर्थ की जगह हम साउथ पास लाएंगे। पलट दिया मैग्नेट, पीछे पिक्चर बनी है शायद, ये देखिए, अब यहां पे नहीं बनी, यही समझा देते हैं। ये जो नॉर्थ है, हमने पलट दिया मैग्नेट, अब साउथ पास कर दिया। अब साउथ को पास लाए और साउथ को दूर ले गए, तो जो कहानी नॉर्थ से हो रही थी वही कहानी वहां हुई, बस यहां पर करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो गया। जिस दिशा में नॉर्थ पास लाने पर करंट का डायरेक्शन था, साउथ को पास लाने पर वो डायरेक्शन विपरीत दिशा में हो गया। घटना वही घटी, आप समझ गए होंगे। ठीक, अब इस बात को जब ये इन्होंने देख लिया कि ऐसा हो रहा है, तो ये समझ एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि आखिर इसमें हो क्या रहा है, क्योंकि हमें तो कंक्लूजन निकालना है, वरना तो एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब। तो यहां पर इन्होंने ये कंक्लूड किया कि जब हम किसी मैग्नेट को, अच्छा एक और था कि अगर हम मैग्नेट को रोक दें, V बराबर 0, पास ले जा रहे थे, दूर ले जा रहे थे, बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन अगर मैग्नेट को ले ही नहीं जा रहे हो, खड़ा कर दिया, रुक जाओ, दोनों रुके हुए हैं, तो उस समय करंट की वैल्यू 0 मिल गई। जी क्या दे रहा है इस समय, करंट की वैल्यू, इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू 0 प्राप्त हो गई, यानी बिना आगे पीछे किए आपको कोई करंट नहीं मिल रही है। तो इससे कंक्लूजन ये इन्होंने ड्रॉ किया कि जब हम मैग्नेट को आगे ले जाते हैं तो इससे जाने वाली जो फ्लक्स लिंक्ड है वो बढ़ जाता है, और फ्लक्स लिंकेज बढ़ रहा होता है तो उससे करंट पैदा हो जाती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है और करंट पैदा होती है। जब इसको दूर ले जा रहे होते हैं तो भी इसके अंदर जाने वाला फ्लक्स कम हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है, कम हो रहा होता है, जिससे फिर करंट पैदा होती है, लेकिन करंट की दिशा विपरीत होती है। और जब हम इसका मोशन कराना बंद कर देते हैं, कि इसको रिलेटिव मोशन नहीं करा रहे हैं, ना कॉइल हिल रही है ना मैग्नेट हिल रहा है, तो उस समय हम देखते हैं कि कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट नहीं बन रही है। यह कंक्लूजन इससे ड्रॉ किया गया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं दूसरा एक्सपेरिमेंट, जिससे और अंदर तक समझने का प्रयास चलेगा। दूसरे एक्सपेरिमेंट में जैसे मैंने बताया था, यह कॉइल पकड़ी गई जिसको हम आगे पीछे करेंगे, रेल लगी हुई है, इस मैग्नेट को स्टेशनरी रखा गया। तो हमने देखा कि इसको, कॉइल को आगे पीछे करने पर वही रिजल्ट मिलने लगे जो पिछले एक्सपेरिमेंट में मिल रहे थे। यहां एक बात और सामने आई कि इस कॉइल को अगर हम रिलेटिवली फास्ट मूव करें, तेजी से आगे लाएं, तेजी से पीछे ले जाएं, तो करंट का वैल्यू बढ़ जाता है। भाई आगे ला रहे थे तो करंट बनना था, तेजी से आगे लाए तो और आई आ गया, तेजी से पीछे गए और आई आ गया इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये बात यहां मेंशन कर दी गई क्योंकि ये इंटरेस्टिंग बात थी कि व्हेन द रिलेटिव, देखिए, व्हेन द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट इज फास्ट, समझ गए, द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इज लार्ज, तो करंट की वैल्यू ज्यादा है। व्हेन द रिलेटिव मोशन इज स्लो, द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन इज स्मॉल। जब रिलेटिव मोशन स्लो है तो गैल्वेनोमीटर में
आई कम है, तो हम समझ गए कि भाई रिलेटिव मोशन तेजी से करने पर हमको ज्यादा करंट मिलेगी और अगर स्लो करेंगे तो करंट कम मिलेगी। तो ये एक्सपेरिमेंट 2 से ये भी बात सामने आ गई। एक्सपेरिमेंट 1 में तो देख ही लिया था, फ्लक्स बढ़ने घटने पे करंट बनती है और इसको ना हिलाएं तो कोई करंट नहीं मिलती। यहां पर तेजी से करें और आगे लाएं या पीछे लाएं तो हमें ज्यादा करंट मिलती है। अब तीसरा एक्सपेरिमेंट जो इसी के अंदर आता है वो आता है कि एक कॉइल इधर लगी है, दूसरी इधर है। तो मैं यही समझाता हूं, इसे बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल कौन सी? जिसमें हमने बैटरी लगा रखी है, एक की लगा रखी है, स्विच ऑन ऑफ करने के लिए रियोस्टेट लगा रखा है, जिससे करंट को ज्यादा कम भी कर सकते हैं। ठीक, तो हमने शुरू में क्या किया, इसको अब बाजू में जो सेकेंडरी हमारी कॉइल है इसके अंदर कुछ नहीं लगाया, केवल गैल्वेनोमीटर लगाया ये जांचने के लिए कि करंट आए तो पता चल जाए, ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा तो ज्यादा करंट होगी। तो हमने यहां पर स्विच ऑन किया। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं इसमें करंट की वैल्यू बढ़ती है और बढ़ने से जब करंट यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, हम जानते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, तो जैसे ही करंट इसमें फ्लो होनी शुरू हुई वैसे ही यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ और बढ़ते क्रम में पैदा हुआ। देखिएगा यहां से सपोज करिए 5 एम्पियर की करंट जानी है तो 0 से एक एक स्टेप करके ये 5 तक जाती है। 0 से 5 जाने में ऐसा सोचें कि पहले 0 से 0.1 जाती है, फिर 0.2 जाती है, 0.3 जाती है, ऐसे करते करते 5 एम्पियर तक पहुंचती है जब आप ऑन करते हैं। तो यहां पर जो मैग्नेटिक बी बन रहा होगा वो बी धीरे धीरे बढ़ रहा होगा क्योंकि ये करंट बढ़ रही है। व्हाट इज दिस? दिस इज करंट ऑन करने पर। तो ये बी बढ़ रहा है, तो बी बढ़ रहा है तो इससे जाने वाला फ्लक्स बढ़ रहा है। ये एक्सप्लेनेशन भी हो गया और इसके अंदर हमको करंट दिखती है एक डायरेक्शन में। जब इसके बाद स्टेडी करंट हो जाती है यानी 5 एम्पियर मिल गई, अब नहीं घट रही बढ़ रही, उस समय कोई भी इसके अंदर करंट इंड्यूस्ड जो करंट दिखती है नहीं दिखेगी। स्टेडी करंट के दौरान इस सेकेंडरी कॉइल में कोई करंट आपको नजर नहीं आती। फिर जब इसको ऑफ करते हो, कट ऑफ, तो ये 5 एम्पियर से फिर 0 की तरफ आएगी। ये जब आप ऑफ करते हो स्विच ओपन, तो जब स्विच ओपन कर रहे हो, ब्रेक कर रहे हो सर्किट को, तो ऑफ कर रहे हो तो फिर मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। तो यहां पर बी उस दिशा में क्या होगा, इसको लेते हुए बी विल फॉल, इस केस में बी विल इंक्रीज, तो बी आपका फॉल करेगा। तो इससे जो लिंक्ड बी है वो कम होगा तो फ्लक्स घटेगा, फिर करंट बनेगी लेकिन करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी। और जब थोड़ी देर बाद जब 0 पहुंच जाएगा यानी कोई करंट नहीं है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। यानी जब आप ऑन करेंगे तो मोमेंटरी डिफ्लेक्शन, ऑफ करेंगे तो फिर से मोमेंटरी डिफ्लेक्शन मिलेगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ऑन करने पे जो डायरेक्शन था ऑफ करने पर उसका अपोजिट डायरेक्शन मिलने वाला है। तो यह भी बात हमने सोची कि भाई इसमें जो बी बन रहा था यहां पर, इससे मैग्नेटिक फ्लक्स में ऑन करने पर चेंज हो रहा था और ऑफ करने पे भी चेंज हो रहा था, इसलिए यह बातचीत सामने आती है। अब इसके अंदर अगर हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर रख देना तो ये आई की वैल्यू और ज्यादा बन जाती है, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को और बढ़ा देता है। तो if मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा तो जो मोमेंटरी ऑन करोगे तो 0 से 5 जो बढ़ोतरी है वो ज्यादा होगी, तेजी से होगी, ज्यादा होगी, तो यहां पर आपको करंट की वैल्यू ज्यादा मिल जाएगी। तो ये मैंने आपको इस एक्सपेरिमेंट के बारे में, ये एक्सपेरिमेंट क्या था, क्या क्या घटना घटी थी, ये है, और इसके बारे में ये जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन भी आपको समझा दिया कि ऑन करने पर जो लिंक्ड बी है उसमें होने लगा चेंज, जिससे फ्लक्स में चेंज हो रहा है और करंट बन गई। ऑफ करने पर बी घट रहा है, चेंज हो रहा है, फ्लक्स घट रहा है, करंट बन गई इन अपोजिट डायरेक्शन। अब ये जो 3 एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने बेटा किए, इसका निचोड़ कंक्लूजन क्या निकला, इन तीनों एक्सपेरिमेंट से क्या सीखे हम, तो हम सीखे ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसी से आपके लॉ की तरफ हम चले जाएंगे। व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए क्लोज सर्किट चेंजेस, जब भी किसी क्लोज सर्किट से, मान लीजिए लूप है, इस क्लोज सर्किट से जाने वाला फ्लक्स बदलता है,
फाई में चेंज आता है। इसकी वजह से इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है और सर्किट क्लोज्ड है तो इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाती है। यहां तो सर्किट क्लोज्ड है तो एक करंट पैदा हो जाएगी। उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी उसके लिए भी एक रूल है जो हम अभी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल वो भी सीख लेंगे हम लोग। ठीक है, बाकी और भी बातें आपको शानदार तरीके से बताएंगे। तो समझ में आई बात। जब मैग्नेटिक फ्लक्स में हो रहा है चेंज तो क्लोज लूप के अंदर आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट चालू हो जाएगी। अब दूसरी बात, हायर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाला बदलाव काफी तेजी से हो रहा, रेट मतलब विद टाइम, कम समय में ज्यादा चेंज, अगर ऐसा हो रहा है तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा होगा और इंड्यूस्ड करंट भी ज्यादा होगी। तो दो बातें हैं, बदलाव से इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट बनना और बहुत तेजी से हुए बदलाव से ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट का बनना। ये हमारा यहां से कंक्लूजन रहा। अब कंक्लूजन रहा तो इसकी बेसिस पे साइंटिस्टों ने, फेरेडे हेनरी ने दो लॉ एस्टैब्लिश कर दिए। दो लॉ क्या किए, एक साइंटिस्ट और बीच में आ गए जो पूरी तरीके से बात कहते हैं, लेंज साहब। तो जो हमारा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है इसको पूरी तरीके से समझने के लिए इसके दो लॉ हैं। दो लॉ अलग अलग, दोनों लॉ से पूरी बात कंक्लूड होती है। वो दो लॉ क्या है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को गवर्न करते हैं? पहला है फेरेडे लॉ, फेरेडेज लॉ which give us the magnitude of induced EMF। एक फेरेडे लॉ है जो ये बताता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना बनेगा। भाई 2 वोल्ट है, 1 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, कितना है। दूसरे लेंज साहब, लेंज भी एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये बताया कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है या इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन किधर होगी। कि भाई बैटरी बन रही है तो हमें एक चीज समझ में आनी चाहिए। सपोज करिए इंड्यूस्ड ईएमएफ है जो बैटरी के फॉर्म में, इधर प्लस माइनस है कि इधर प्लस माइनस है, ये कौन बताएगा? तो ये लेंस साहब बताएंगे। आप पकड़ पाए? तो ये पूरी बात किससे बात बनी? बात बनी फेरेडे के लॉ से, कितना ईएमएफ, और लेंज लॉ से किधर प्लस किधर माइनस। अब इसी में जो फेरेडे का लॉ है इसमें फेरेडे के दो लॉ हैं जो बात कंक्लूड करते हैं। लेंज लॉ केवल एक ही है। तो अब हम जो बात पढ़ेंगे वो फेरेडे के दो लॉ पढ़ेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को कहने या समझाने के लिए ये दो लॉ काम आते हैं। ये सेकंड वाला तो एक ही लॉ है, फेरेडे के दो नियम हैं और बहुत ही सरल नियम है। आइए देख लेते हैं कि फेरेडे साहब ने क्या शानदार काम किया। अब यहां पर देखिए पहली बात, जो देखिए हेडिंग में सारी बात बढ़िया लिखी है, फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फेरेडेज लॉ पहला लॉ जो गवर्न कर रहा था। तो फेरेडे साहब ने दो लॉ दिए। पहले लॉ में वही कहानी उन्होंने कही कि जब किसी भी क्लोज लूप में, क्लोज सर्किट में अगर चेंज इन फ्लक्स है तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करता है जिसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट बनती है। इतनी बात कही उन्होंने। सेकेंड लॉ में ये कहा कि वो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना बनेगा। ठीक, समझ गए। अब देखिए पहला लॉ, वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए क्लोज सर्किट चेंजेस एंड ईएमएफ एंड हेंस ए करंट इज इंड्यूस्ड इन द क्लोज सर्किट विच लास्ट, वो तब तक ही रहती है जब तक उसमें चेंज हो रहा होता है, विच लास्ट ओनली सो लॉन्ग एज द चेंज इन फ्लक्स इज टेकिंग प्लेस। अगर फ्लक्स में होने वाला बदलाव रुक जाए, ना बदले फ्लक्स, तो वहां पर आपका इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं बनेगी। ध्यान रखिएगा, कितना बड़ा फ्लक्स जा रहा है उससे इसको मतलब नहीं है, कितना बड़ा चेंज हो रहा है इससे मतलब है ना। चेंज इन फ्लक्स ये बड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कोई 100 है, कोई 10 है तो 10 छोटा है और 100 बड़ा है, नहीं, रेट ऑफ चेंज। तो इस बात को सेकेंड लॉ में क्लियर कर दिया। इन्होंने कहा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बन रहा है उसकी वैल्यू होती है d∅/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स जिसका ज्यादा होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ उतना ज्यादा होगा। ये यहां पर मॉडुलस का साइन इसलिए लगाया है कि केवल ये मैग्नीट्यूड के बारे में कह रहे हैं। अभी नीचे माइनस साइन लगा देंगे, वो लेंज लॉ साहब बताए हुए हैं।
है ना। तो ये इन्होंने इतना बताया कि भाई जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका मैग्नीट्यूड रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डिफाई बाई dt के बराबर होगा, ये बात इन्होंने कही। अब इसके आगे जो ये माइनस साइन लगा दी गया, उसके बाद अगर ये मॉडुलस हटा दें तो ये लिखते हैं माइनस d∅/dt। और ये माइनस कौन साइंटिस्ट बताया हमको? लेंज लॉ के हिसाब से। ये लेंज लॉ के हिसाब से माइनस साइन लगाए। लेंज लॉ क्या होता है ये भी सीखेंगे, बहुत ज्यादा आसान है भाई। तो यहां वैल्यू हो गई E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt। अब किसी कॉइल में मान लीजिए n चक्कर हो, ऐसे ऐसे n टर्न्स, तो उस समय ईएमएफ क्या हो जाएगा? हर टर्न आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोवाइड कर देगा, तो d∅/dt। ये कहानी हो जाएगी जो यहां पे लिखी हुई है, इसलिए कि आपकी नजरों के सामने आ जाए। और ये जो माइनस साइन है बेटा, ये क्या बता रहा है? ये माइनस साइन आ जाओ इधर तो निगेटिव साइन क्या बताता है? निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी जो ईएमएफ पैदा हो रहा है ये खिलाड़ी ई, इसका डायरेक्शन किधर होगा? इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स अगर घट रहा है तो ये कोशिश करेगा बढ़ जाए, अपोजेस। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो ये कोशिश करेगा घट जाए, जो होगा इसका उल्टा। तो माइनस साइन यानी ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये माइनस साइन क्या शो करता है कि d∅/dt में जो बदलाव हो रहा है उसका महाशय ई विरोध करेंगे। d∅/dt घट रहा है तो ये बढ़ाने की कोशिश करेंगे, d∅/dt बढ़ रहा है तो ये घटाने की कोशिश करेंगे। अगले लेंज लॉ से ये बात पकड़ लेंगे। तो ये कहां से बात हमको मिली? लेंज लॉ से बात मिली। जो बात आप समझ पाए, पूरी क्लैरिटी के साथ ये बात पकड़ते रहिएगा, मजेदार कहानी है। अब लेंज लॉ यही बोल रहे हैं जिसकी बदौलत माइनस साइन हम लोगों ने ठोका है यहां पर यही बात। तो लेंज लॉ इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ ही लेते हैं एग्जाम में डायरेक्टली। तो लेंज लॉ क्या है? दिस लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन किधर? बताते हैं किधर। इन ए सर्किट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूस्ड इट। यानी जिस कारण से वो पैदा हो रहा है उसी का विरोध करेगा। किस कारण से पैदा हो रहा है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो उस बदलाव का इसे अपोज करना है। किसको? इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट को। कैसे बदलाव करेगा ये नेक्स्ट स्लाइड में मैं क्लियर कर दूंगा। कोई हाथ पैर तो उसके है नहीं तो धक्का मार दे, मतलब कोई पास आ रहा है तो आप कह दो पास मत आओ, और कोई दूर जा रहा है तो कह दो दूर मत जाओ, है ना। मजाक के तौर पर मैं लाइटर वर्ड्स में ऐसा समझता हूं कि जैसे किसी की मान लीजिए गर्लफ्रेंड है तो वो नॉर्मल बिहेवियर क्या रहता है? कोई पास आता है तो वो जो गर्लफ्रेंड बोलेगी भाई ज्यादा पास ना हो, वो दूर जाता है तो कहती ज्यादा दूर मत जाओ। तो वो लेंज लॉ फॉलो कर रही होती, मजाक के तौर पर, जैसे आपके दिमाग में रह जाए। तो आप किसी अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाना चाहेंगे तो कहेगी भैया थोड़ी दूरी बना के रखो। आप दूर जाना चाहेंगे कि मैं जा रहा हूं तो कहेगी रुको रुको, जाओ नहीं, दूर मत जाओ। तो ये लेंज लॉ का उससे आप रिलेट करिए, बड़ा दूर तक जाएगा दिमाग That is, it opposes the change in magnetic flux. इसका मतलब क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाले बदलाव का विरोध। अब यहां पर तो वो हाथ पैर तो नहीं है या आवाज तो नहीं दे सकती है कि भाई दूर मत जाओ पास आओ, या जा रहा है तो रोक लिया, पास आ रहा है तो धक्का मार दिया। ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो इस सर्किट में वो करेगा क्या? देखिए कितना प्यारा काम करेगा वो। अब देखिए एक्सप्लेनेशन ऑफ लेंज लॉ। अब यहां पर आपने इस नॉर्थ को आगे बढ़ाना शुरू किया तो इससे जाने वाला फ्लक्स बढ़ता जाएगा। अब इसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो ऐसी बननी चाहिए कि इसमें जो बढ़ रहा है फ्लक्स उसको रोके। मतलब नॉर्थ पास आ रहा है तो पास ना आने दे, क्योंकि पास आएगा तो फ्लक्स बढ़ता जाएगा। तो कैसे रोक सकता है? इस कॉइल के पास हाथ पैर तो है नहीं जो धक्का मार दे। तो क्या करेगा? इसमें इंड्यूस्ड करंट की ऐसी डायरेक्शन हो जाएगी जो नॉर्थ बना दे इस फेस पे। अगर आप इधर से देख रहे हैं इस चुंबक की तरफ से ही, मैग्नेट की तरफ से, तो आपको कैसा दिखे? ये नॉर्थ पोल दिखे। तो नॉर्थ को नॉर्थ रिपेल करता है, पास लाने नहीं देगा।
नॉर्थ नॉर्थ रिपल्शन करेंगे। और नॉर्थ के लिए कैसी करंट फ्लो होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब इसको पास में लाएंगे नॉर्थ को, तो ये कैसी करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करा देगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि उससे नॉर्थ पोल डेवलप करेगा, इसको पास आने से रोकेगा। यही लेंज लॉ बता रहा है। बढ़िया। देख किधर से रहे, इसी चुंबक की तरफ से, इसी मैग्नेट की तरफ से, इसलिए कि कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो। अच्छा, अब दूसरे केस में आपने किया कि नॉर्थ को मैं दूर ले जा रहा हूं। आप सारी कहानी देख इधर से ही रहें। अब जब आप दूर ले जा रहे हैं तो ये क्या करेगा, दूर मत जाओ। अब हाथ पैर तो है नहीं, या आवाज दे दे या पकड़ के खींच ले। तो उसको दूर जाने से रोकने के लिए अपनी करंट की डायरेक्शन ऐसी करेगा कि इस लूप में, इस कॉइल में साउथ पोल बन जाए। क्योंकि साउथ पोल तो अट्रैक्ट करता है नॉर्थ को, तो ये दूर ना जाए। तो यहां पर साउथ पोल कैसे बनाते हो, ऐसे सीखा है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट। तो क्लॉकवाइज बनेगा साउथ, ये इसको अट्रैक्ट करेगा कि भैया दूर मत जाओ। ये कहानी इसकी है। अब ये जो लेंज लॉ है, ये आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। ये ध्यान रखिएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब इसमें जो करंट इंड्यूस्ड पैदा हुई है, ये आसमान से नहीं आई है। किधर से आई है? जो आप काम कर रहे हैं, आप इसको आगे बढ़ाएंगे, इसमें करंट बनी कैसी, इसी डायरेक्शन में। तो उसके अगेंस्ट आपको काम करना पड़ेगा ना आगे बढ़ाने के लिए। नॉर्थ बन चुका है, आगे ला रहे थे, तो नॉर्थ को नॉर्थ के पास लाने के लिए और आपको वर्क डन करना पड़ेगा। जो आप वर्क डन कर रहे हैं वही इसके अंदर आई के फॉर्म में, मतलब करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ एनर्जी के फॉर्म में दिखेगा, या करंट फ्लो हो रही है तो एनर्जी के फॉर्म में दिखेगी कि करंट फ्लो हो रही है। तो वो किधर से आई है? वो इधर से आई है कि आपने जो वर्क डन किया है इसको पास लाने में, अगेंस्ट द मैग्नेटिक फोर्स, नॉर्थ नॉर्थ रिपल कर रहे हैं, वही उसके अंदर दिखाई पड़ रही है। जब दूर ले जा रहे हैं तो साउथ अट्रैक्ट कर रहा है, आप दूर ले जा रहे हैं, जबरदस्ती हटो, दूर जाने दो। उस समय फिर ये जो करंट कहां से आई, जो वर्क डन आपने इसको दूर ले जाने में कर रहे हैं, वही इसमें इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ के फॉर्म में नजर आ रही है। तो ये बिल्कुल किस चीज से वास्ता रखता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को लेंज लॉ फॉलो करता है। ये सवाल कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लेंज लॉ विरोध करता है कि ये उसके हिसाब से अकॉर्डेंस में है, तो अकॉर्डेंस में है। और मैंने ये बात आपको बता दी कि क्या जो वर्क डन आप करोगे वही इसके अंदर दिखाई पड़ रहा है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। आगे हम लोग बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की। बहुत ही प्यारा मतलब चैप्टर है और मजेदार, मजा ले लेके पढ़िए, आनंद आ जाएगा। चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, मजा तो और भी बढ़ेगा इससे। तो आइए और देखते हैं क्या है। A rectangular loop of area 20 centimeter and 30 centimeter is placed in a magnetic field of 0.3 Tesla with its plane normal to the field। देखिए अब अगर ऐसे अगर है प्लेन, और आप समझ गए फिगर शायद कितनी अच्छी ना बन पाए, ऐसे रखा हुआ ऐसे दिखा रहे हैं। अगर जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसके नॉर्मली प्लेस कर दिया। ये देखिए जो प्लेन है ना, प्लेन तो ऐसा है एक्सेस, ये 90 डिग्री है। तो इस पहली वाली सिचुएशन में इसका एरिया वेक्टर किधर रहेगा बेटा? इसका एरिया वेक्टर भी इधर रहेगा, आप देख पा रहे हैं। तो इस समय वैल्यू थीटा की कितनी आ गई? 0 डिग्री। प्लेन अगर परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो एरिया वेक्टर और बी के अंदर कितना एंगल हो गया? 0। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 90, जो प्लेन का एंगल आएगा 90 माइनस 90। क्योंकि आप जो प्लेन बनाते हैं ना, उसमें एरिया वेक्टर में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ये निकालने के लिए 90 माइनस 90 कर देंगे, 0 डिग्री। बात पकड़ में आई होगी। दूसरे में जब करेंगे तो और समझ पाएंगे कि प्लेन अगर मैग्नेटिक फील्ड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है तो एरिया वेक्टर कितना बनाएगा? 90 माइनस 30, 60 डिग्री। इसीलिए ये लिख दिया है। ये 90 क्या है? प्लेन कितना एंगल बना रहा है वो हमने 90 में से घटा के लिखा है। ये क्या है? प्लेन एंगल विथ बी, एंगल विथ बी। तो 90 में से घटा के लिखेंगे तो एरिया वेक्टर का निकल आएगा। खैर आप समझ गए होंगे। तो पहली बात करते हैं, यहां पर निकालना क्या है भाई?
फाइंड द फ्लक्स लिंक्ड, हमको फ्लक्स निकालना है। तो पहले पार्ट के लिए जो बातचीत कर रहे हैं, फ्लक्स कितना हो गया, बी ए कॉस थीटा, और बी की वैल्यू कितनी है 0.3, एरिया कितना है देखिए, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए सेंटीमीटर में तो मीटर में चेंज कर देंगे, तो 3 2 जा 6, ये 600 आएगा इंटू 10 की पावर -2, ये मीटर में चेंज हो गया, और ये रहा कॉस 0 डिग्री, तो ये वैल्यू कितनी बनी 1.8 इंटू 10 की पावर -2 वेबर। पहले केस में ये कहानी बनी बड़ी ही आसानी से। दूसरे केस की बात करते हैं, इसमें क्या कह रहा है, इंक्लाइन 30 डिग्री, ये देखिए, टू दी फील्ड। अब ये जो प्लेन है ना, वो प्लेन इस मैग्नेटिक फील्ड से 30 डिग्री पर है, तो एरिया वेक्टर कैसे हो जाएगा, देखिए कुछ कहानी ऐसी होगी, ये प्लेन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, और इससे ये प्लेन जो बना रहा है, अगर मैं इससे नॉर्मल वेक्टर खींच दूं कि नॉर्मल किधर होगा, तो आप जान रहे हैं प्लेन बना रहा है 30, तो ये बना रहा होगा 60, क्योंकि ये एंगल दिस इज 30 डिग्री एंड दिस फुल एंगल इज 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो गया 60। तो थीटा निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, 90 माइनस 30, जैसे आप इतना ना सोचना पड़े, सीधे निकाल ले। तो प्लेन का अगर एंगल दिया है विथ मैग्नेटिक फील्ड, तो 90 में से घटा दीजिए आप, तो ये कितना आ जाएगा, एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। अब फाई कितना रहा, 0.3 इंटू 6 इंटू 10 की पावर -2 इंटू कॉस 60 डिग्री। अब वैल्यू लिखिए, तो कॉस 60 कितना होता है, आधा, तो इसका आधा आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा ना, 9 इंटू 10 की पावर -2 वेबर। ये सेकंड वाले का आंसर हो गया बेटा। अब हम लोग तीसरे वाले का आंसर कर लेते हैं, तीसरा है, हाँ, तो थर्ड वाला देखते हैं बेटा। यहां लिखा है पैरेलल टू द फील्ड। पैरेलल टू द फील्ड का मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में फील्ड है प्लेन उसी के पैरेलल है। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड है और प्लेन ऐसे पैरेलल है, तो उसका जो एरिया वेक्टर है कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहां पर निकालना चाहें थीटा अगर लिखे, तो थीटा विल बी 90 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये कौन सा एंगल है, प्लेन जो मैग्नेटिक फील्ड से बना रहा है, इधर मैंने लिखा भी था। अब यहां पर फ्लक्स कितना रहा, अब आप जान ही रहे हैं, 0.3 लिख के दिखा देता हूं फिर भी आपको, 10 की पावर -2, और ये रहा कॉस 90 डिग्री, और दिस इज 0। ये तीनों केसेस में आपने फ्लक्स को निकाल मारा है, और न्यूमेरिकल करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही सरल है, एग्जाम में आ जाता है, बड़े प्रेम से आप नोट कर पाएंगे। तो नोट कीजिए, अगला हम लोग कहानी को आगे ले चलते हैं, मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। मैं हट इसलिए गया, कई बच्चे कहते हैं पूरा स्क्रीन सर दिख जाए तो सहूलियत होती, बात भी ठीक है, आसानी होती है देखने। तो द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, या परपेंडिकुलर टू द प्लेन का मतलब क्या है, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, नॉर्मल हो गई, तो थीटा विल बी 0 डिग्री, 90 माइनस 90 विच इज 0। ये 0 डिग्री किसके बीच का एंगल है, 0 डिग्री एरिया वेक्टर और बी के बीच का एंगल है, और ये था एंगल विथ प्लेन एंगल विथ बी इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू द रिलेशन फाई, ये दे रखा है। कैलकुलेट द इंड्यूस्ड करंट थ्रू द कॉइल एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, 2 सेकंड पर इंड्यूस करंट की वैल्यू बतानी है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, अच्छा 5, बड़ा अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल काफी आ जाते हैं। तो देखिए अब मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं भाई। तो मैग्नीट्यूड होता है फेरेडे लॉ के अनुसार d फाई बाई dt, तो ये रखा d अपॉन dt, और फाई की वैल्यू लिखी 5t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 5 बेटा। अब इसको आप डिफरेंशिएट जब करेंगे तो आ जाएगा 15t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 2। डिफरेंशिएशन इतना आपको जरूर आता होगा। ये क्या रहा, ईएमएफ। अब ईएमएफ एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे कितना ईएमएफ है,
तो यहां पर t की वैल्यू 2 पुट कर दो। ये देखिए 2 पुट कर दी t के समय, तो ये 4 आएगा, ये हो जाएगा 60, 16 प्लस 2 78 हो गया। तो उस समय t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर कितना वोल्ट ईएमएफ है? 78 वोल्ट। इसी से हम जानते हैं v इज इक्वल टू आई आर होता है, v इज इक्वल टू आई आर। तो करंट ही निकालनी है तो v अपॉन आर, ये v या यहां पर e एक ही बात है, ईएमएफ। तो E बाई आर, अब ये E बाई आर की वैल्यू रख देते हैं। E कितना था? 78 वोल्ट, और R कितना था बेटा? 5 ओम। डिवाइड कर मारिए, 15.6 एम्पियर आंसर आ गया। बस देखिए, बस प्यार से करिए, आनंद लीजिए। हटता हूं, अगला एक नंबर के लिए और करेंगे, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल मैं बनाता हूं, बड़े ही आराम से आप कर पाएंगे। मेरे ख्याल से ये आप नोट कर पाए होंगे। अगला सवाल देखते हैं बेटा। A square loop of 10 centimeter and resistance 0.70 ohm is placed vertically in the east west plane। देखिए ये है ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ। तो कैसे प्लेस किया है? ईस्ट वेस्ट प्लेन में। मैं ऐसे बना देता हूं फोटो, ये ईस्ट वेस्ट है ना, ऐसे इसको प्लेन को प्लेस किया गया है, फ्लैट ऐसे। ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.10 टेस्ला इज सेट अप अक्रॉस द प्लेन इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन किधर हुआ? नॉर्थ ईस्ट इसके 90 डिग्री 45 डिग्री पर। तो ये मैं ऐसे डॉटेड लाइन दिखाता हूं, और ये ऐसे करके जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे, मैं शायद अच्छी फिगर नहीं बना पाया। ये ऐसे समझें, ये 45 डिग्री पर जा रहा है ऐसे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये बी है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज्ड टू 0 इन 0.70 सेकेंड। जो मैग्नेटिक फील्ड था शुरू में 0.10 टेस्ला, वो 0.7 सेकेंड में शून्य हो गया। एट ए स्टडी रेट, रेट में बदलाव नहीं, वही रहा। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट निकालना बहुत आराम से निकलेगा। यहां पर इसका नॉर्मल तो होगा, सीधे ऐसे है, ऐसे है, तो नॉर्मल तो ऐसे सीधे होगा, उससे ये कितना एंगल बना रहा होगा? 45 डिग्री। तो दिस एंगल विल बी 45 डिग्री। तो थीटा यहां कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। थोड़ा सा सोचिएगा, आराम से दिख जाएगा। ऐसे प्लेन है और ये ऐसे जा रहा है, तो दिस इज 45 डिग्री। समझ पा रहे हैं ना? तो जो फ्लक्स बना इस समय, वो फ्लक्स की वैल्यू हो गई बी ए कॉस थीटा। बी कितना था? 0.10। एरिया कितना था? स्क्वायर लूप है, 10/10 का हो जाएगा, तो 10/10 का मतलब 0.10 इंटू 0.10, और ये रहा कॉस 45 डिग्री। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.7 इंटू 10 की पावर -3 वेबर। कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये तो आपका फाई रहा शुरुआत में, और उसके बाद क्या किया गया है? ये डिक्रीज कर दिया है मैग्नेटिक फील्ड शून्य। तो आपका फाई दोबारा क्या रहा? वो रहा 0। तो अब हम वैल्यू निकाल लेते हैं इससे ई की। फाई 1 कह दो, फाई 2 हम कह देते हैं 0 डिग्री, क्योंकि बी 0 था। लिखने की जरूरत है क्या? तो 0 इंटू ए कॉस थीटा, जो की वैल्यू 0 आ गई। अब हम जानते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? डी फाई अपॉन डी टी। डी फाई अपॉन डी टी का मतलब क्या है? फाई 2 माइनस फाई 1। यहां तो मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो बड़े में से छोटा कोई घटा दीजिए, माइनस प्लस से कोई डायरेक्शन से मतलब नहीं है। तो यहां पर आप
ज्यादा में से कम φ1 माइनस φ2 कर देते हैं। माइनस प्लस से मतलब नहीं है, अगर आप ई मैग्नीट्यूड की जगह डायरेक्शन के साथ डालेंगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। आप चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। अगर ई लिखें तो माइनस डी फाई बाई डी टी, और ये रहा माइनस, इसको लिखेंगे φ2 माइनस φ1 अपॉन जितने समय में हुआ है चेंज। तो माइनस लिखा, ये φ2 की वैल्यू कितनी है, 0, और φ1 कितना है 0.7 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और ये पूरी घटना घटी है 0.7 सेकेंड में। थोड़ा सा ऊपर जाना होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ई की वैल्यू कितनी होगी, 0.7 से डिवाइड करने के बाद 10 की पावर माइनस 3 वोल्ट, मतलब 1 मिली वोल्ट। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है। व्हाट इज दिस, इंड्यूस्ड ईएमएफ। लेकिन पूछा था करंट इसके अंदर, ये करंट ड्यूरिंग दिस टाइम, तो आई की वैल्यू निकाल लीजिए बहुत ही आसानी से। आई क्या हो जाएगा, ई अपॉन आर, है ना। ई कितना है, 1 मिली वोल्ट, आर था 5 ओम, जहां तक कितना था भाई, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ टाइम इंटरवल, देखना पड़ेगा, दिमाग से सटक गया है। तो ये 0.70 ओम, 0.70 ओम, इसको डिवाइड कर दीजिए तो वैल्यू कितनी आई, 1.4 मिली एम्पियर। ये आंसर आ गया इंड्यूस्ड करंट का। इस तरह से सवाल हो जाएंगे, एनसीईआरटी का सवाल है, कर लीजिए। और अगला एक सवाल और करेंगे, लेकिन पहले ही आप नोट कर लीजिए, इसलिए कि पूरा फंडा आपको मैं, जैसा मैंने कहा है कि टॉप लेवल कॉन्सेप्ट, टॉप क्वालिटी कंटेंट आपको मिलना चाहिए। तो ये आप नोट कर पाए हैं। चलते हैं, अभी नीचे दिखाना है, ये आप नोट करें, फिर हम लोग अगला एक न्यूमेरिकल और बनाएंगे, मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा। आइए अगले न्यूमेरिकल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहां देखते हैं क्या मामला है। ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर 500 टर्न्स, ये भी एनसीईआरटी का है, एंड रेजिस्टेंस 2 ओम is placed with its plane perpendicular to the horizontal component of Earth's magnetic field. It is rotated about its vertical diameter. ये कॉइल है, देखिए शुरू में जो रखा गया है, फोटो बनाए तो पकड़ पाएंगे, जो भी रेडियस फेडियस है, विथ इस प्लेन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये ऐसे खड़ा है, और इस समय आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का ऐसा है। तो ये इस समय क्या है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, जैसा आप बता रहे हैं, ठीक। तो 90 डिग्री का बन रहा है, लेकिन एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल है, थीटा विल बी 0 डिग्री। ये किसके बीच का है, एरिया वेक्टर एंड बी। तो इस समय आपका, इस समय एरिया वेक्टर और इसके बीच का एंगल कितना है, 0। अब ये कह रहा है कि वर्टिकली इन्होंने क्या किया है, इसको घुमा दिया है 180 डिग्री से। अब वर्टिकल डायमीटर, इसको ऐसे था ना, मैं पूरा मजा लेना चाहता हूं पढ़ाने का, ये है, ये इसका वर्टिकल डायमीटर है, ऐसे इसको पूरा ऐसे घुमा के ऐसे 180 कर दिया, इधर था और ऐसे घुमा दिया। बात समझ में आएंगे। तो एरिया वेक्टर अब मेरी तरफ आ गया है, क्योंकि एरिया वेक्टर तो ऐसे था ना, पूरा घुमाए, तो मेरी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड तो उधर ही है। तो इन सेकंड केस थीटा हमारा क्या हो गया, इन सेकंड केस थीटा कितना हुआ बेटा, थीटा विल बिकम 180 डिग्री। ये फर्स्ट केस था, बात समझ में आ गई होगी। और ये जो कहानी की गई है वो 0.25 सेकंड में की गई है। एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द ईएमएफ एंड करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है दिस वैल्यू, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मैं φ1 पहले कैलकुलेट करता हूं। φ1 की वैल्यू क्या हो गई, बी ए कॉस θ1। θ1 उधर से आएगा जो कि इस समय 0 डिग्री है। तो b की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10 की पावर -5। a कितना है, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो पाई r स्क्वायर करेंगे, तो लिख देते हैं पाई
और 10 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 10⁻⁻2 मीटर के अंदर। 10 सेंटीमीटर है तो 10⁻⁻1 मीटर और उसका स्क्वायर। और क्या बचा भाई, cos θ1, ये रहा cos 0 डिग्री। बस इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहां से φ1 मिलेगा तो 3 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर। इसी तरह आप φ2 निकालते हैं, तो φ2 के लिए आप लिखेंगे BA cos θ2। तो बाकी वैल्यूज तो वही हैं, मैग्नेटिक फील्ड देखिए वही बना हुआ है और वही कॉइल का रेडियस है, बस यहां पर cos 180 डिग्री आ जाएगा। तो अब यहां पर इसको जब सॉल्व करोगे वैल्यू यही आएगी -3 पाई इंटू 10⁻⁻7 आ जाएगा वेबर। cos 180 डिग्री -1 होता है, हमें और आपको बहुत अच्छे से पता है। तो ये φ1 φ2 निकाल लिया। E क्या रहा, कलर को बदल लेना बेहतर हो सकता है, तो E की वैल्यू लिखी -d∅/dt। और यहां पर n टर्न्स हैं तो मुझे n भी लगा देना चाहिए, सिंगल लूप का मामला नहीं है। ये देखिए ये लिख दिया यहां पर, तो इसको लिखिए -1 φ2 -φ1 अपॉन डेल्टा t, या जितने समय में ये कांड हुआ है। तो 500 चक्कर थे इसमें। φ2 की वैल्यू है बेटा -3 पाई इंटू 10⁻⁻7 माइनस φ1 ऊपर है 3 पाई इंटू 10⁻⁻7। और ये पूरी कहानी कितने सेकंड्स में हुई है, 0.25 सेकंड में। इसको थोड़ा ऊपर करेंगे, 0.25 सेकंड्स के अंदर। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आराम से सॉल्व कर लीजिए, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.8 इंटू 10⁻⁻3 वोल्ट। ये देखिए माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, ये इससे प्लस हो जाएगा और आप कहानी आराम से बना लेंगे। ई की वैल्यू इतनी आ गई। तो करंट इंड्यूस्ड कितनी है, जिसे हम लिखें तो I इज इक्वल टू E/R। ई की वैल्यू थी 3.8 इंटू 10⁻⁻3 और रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल कितना था, 2 ओम का था, 2 ओम का था। तो मैं इसको ऊपर ले जाता हूं और यहां लिख देता हूं 2 ओम। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1.9 इंटू 10⁻⁻3 एम्पियर। तो ये देखिए आपका आंसर आ गया। ये भी पूछा था तो ये भी आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप कर लेंगे, कोई यही सब आएगा। और मैं बता रहा हूं कि जो आगे एग्जामिनेशन पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव, सब में यही सब पूछा जाता है। तो आप इसकी तैयारी रखें, जिससे कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा तो कहीं तकलीफ नहीं होती है। इसको आप नोट करें, फिर हम लोग मोशनल ईएमएफ की चर्चा स्टार्ट कर देंगे, उसको भी शानदार तरीके से समझेंगे। खैर आपने इसको नोट कर लिया होगा ऐसी उम्मीद है मुझे, और इसको थोड़ा ऊपर कर देना बेहतर है। ये देखिए आप इसको नोट कर पाए हैं। चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। जैसा मैं कह रहा था कि हम लोग बातचीत करने वाले हैं मोशनल ईएमएफ फ्रॉम फैराडेज लॉ। देखिए यहां जो मोशनल ईएमएफ निकाला जाता है ना, मोशन की वजह से जो चेंज इन फ्लक्स है और उसकी वजह से जो ईएमएफ बन रहा है, उसकी वैल्यू होती है, फॉर्मूला लिखा है, देखिए मैं फिर से लिख रहा हूं, E इज इक्वल टू BLV। अब ये जो फॉर्मूला है ये क्या है, मोशनल ईएमएफ, मोशन की वजह से। तो ये जो मोशनल ईएमएफ निकालते हैं, इसको डेराइव करने के लिए 2 मेथड हमारे पास है। एक पहला हम फैराडे लॉ से करेंगे, जो फैराडे लॉ था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, और दूसरा मेथड भी बताऊंगा जो कि लॉरेंट्ज फोर पर बेस्ड है। दोनों ही सीखने चाहिए, फंडा क्लियर हो जाता है। तो ये जो मामला है, इस मामले का डेरिवेशन अगली स्लाइड में करके दिखा रहा हूं, जैसे पूरी चीज आपको क्लियर हो जाए। तो आइए चलते हैं, हम लोग कर रहे हैं इसका डेरिवेशन ऑन द बेसिस ऑफ फैराडे लॉ। ध्यान रखना, उधर मैंने हेडिंग डाली है मोशनल ईएमएफ फैराडे लॉ से। अगला करेंगे मोशनल ईएमएफ लॉरेंट्ज फोर्स से। तो यहां पर एक हम लोग यू टाइप की रेल लेते हैं। ये एक यू टाइप की रेल ले ली, जिसके ऊपर हम लोग एक बार को स्लाइड करेंगे।
वो बार मैंने दूसरे कलर से बना दिया है। ऐसे समझ लीजिए एक बार है जो हमारा स्लाइड हो सकता है। नाम दे दीजिए, इसका नाम दे दीजिए P, इसका नाम दे दीजिए Q, इसका नाम दे दीजिए R, इसका नाम दे दीजिए S। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन है, यानी कट्टम के निशान से दिखा दें तो बात कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड का हिसाब किताब है, आप समझ के होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो स्लाइडिंग बार है हमारे पास, इसकी पूरी लेंथ ले लो L। ये ध्यान रखिएगा, ये जो बार है ये एक्स्ट्रा जो निकला है, आप एक्स्ट्रा निकला नहीं समझिएगा इसी में, वरना आप कहेंगे लेंथ इसके बराबर नहीं है। ऐसे समझ लो आप, है ना, बिल्कुल जैसे आपके दिमाग में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं आए। ऐसे बार है, मेरे ख्याल से ठीक ठाक बनाया है। तो इस बार की लेंथ कितनी है L बेटा, और आपने इसको किधर मूव करने की कोशिश की है, अंदर की तरफ ला रहे हैं v वेलोसिटी से। तो ये जो B है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, v वेलोसिटी भी आपने इसकी जो दी है वो भी यूनिफॉर्म तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, v को सेम रखते हुए। इसके अंदर इस समय एक करंट फ्लो होने लगती है, उस करंट का डायरेक्शन होता है इस डायरेक्शन में PQRS। करंट की डायरेक्शन क्या होगी, PQRS। इधर से करंट जाएगी, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ I। इधर कैसे फ्लो होगी, ये करंट की डायरेक्शन है। अब ये करंट की डायरेक्शन कैसे निकलती है, इसके लिए फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है जो हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो अभी ये करंट की डायरेक्शन पकड़ लीजिए, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल हम बनाएंगे मोशनल ईएमएफ के लिए, वहां से करंट की डायरेक्शन आप बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। खैर, ये करंट की डायरेक्शन अगर आप चाहें तो यहीं पर भी आप बात कर सकते हैं। जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल होता है उसमें राइट हैंड लीजिए, तीनों उंगलियों को इस तरह से रख दीजिए जैसे आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल करते थे, और फादर मदर चाइल्ड, ऐसे वही चीज लगाइए। फादर मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड करंट, और ये क्या है, मूवमेंट। तो ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और किधर ले जा रहे हैं आप मोशन, अंगूठे की डायरेक्शन में। तो करंट देखिए नीचे आया, फिर से ये रखा, दिस इज मोशन, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज इंड्यूस्ड करंट। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा अंदर है और मोशन है इधर, तो ये करंट किधर हो गई, नीचे की तरफ। तो करंट का डायरेक्शन ऐसे हो गया। अभी फिर से रिपीट कर देंगे, लेकिन ये बात आप इसलिए कि फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से यू कैन फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। मैं इसलिए लिख रहा हूं कि जब आप पढ़ें तो बिल्कुल फंडा क्लियर हो जाए। अब इसको जब आपने आगे बढ़ाया है, सपोज कीजिए यहां से इसकी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी है, x है। किसी क्षण डिस्टेंस x रही होगी, घटा रहे हैं आपको। तो यहां पर आप देखिए इसका फ्लक्स कितना है, इस एसोसिएटेड फ्लक्स को लिखते हो BA, क्योंकि कॉस थीटा में थीटा तो यहां पर परपेंडिकुलर है, बात बराबर हो गई। अब B को B लिखे और एरिया को क्या लिख सकते हो, L इंटू एक्स। ये लेंथ और ये ब्रेथ L इंटू एक्स, तो इसको लिख दीजिए BLX। अब फेरेडे लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू, इसीलिए फेरेडे की बात कर रहे थे, अकॉर्डिंग टू फेरेडेज लॉ, उन्होंने क्या बोल रखा है, उन्होंने बोल रखा है कि E की जो वैल्यू होती है वो माइनस d∅dt होती है। यही बताए थे वो, लेंस लॉ लगाते हुए कह लीजिए माइनस साइन के साथ। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस d/dt लिख देते हैं और फाई की जगह लिख देते हैं BLX। बढ़िया। अब यहीं पे कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ तो ना चेंज हो रही, मैग्नेटिक फील्ड तो जो बनी है, लेंथ जो है इसकी बनी है, x बदल रहा है। तो मैं क्या करता हूं, BL जो कि कांस्टेंट टर्म है उसको मैं बाहर निकाल लेता हूं।
तो E इज इक्वल टू क्या हो गया यहां पर, माइनस बी एल डी एक्स बाई डी टी। अब यहां देखिए हेयर जो वेलोसिटी है, या मैं dx बाई डी टू कह दूं, ये माइनस dx अपॉन dt के बराबर होगी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में x कम हो रहा है यहां पर, तो उसकी कम होने में इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो ये यहां पर v इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स है। इसको आप लिख भी सकते हैं बिकॉज वेलोसिटी v is in decreasing direction of x, यानी x हमारा अगर कम हो रहा है तो v हमारा वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ x, इसलिए माइनस साइन आ गया है कि x इधर देखिए कम हो रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन x के कम होने की दिशा में है, इसलिए v इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई डी टी। ये आप रेट मेजर या कई जगह पढ़ते होंगे कि dx बाई डी टी की वैल्यू अगर कम हो रही है तो वैसे ही माइनस हो जाता है वो। तो ये वेलोसिटी की बात हो गई। अब इसकी जगह अगर मैं पुट कर दूं ये वैल्यू, तो यहां पर E की वैल्यू क्या आ गई, अब E आ गई BLV, और यही हमारा मोशनल EMF आ गया, मोशनल EMF। और ये आपका फॉर्मूला बेटा प्रूफ हो गया विद द हेल्प ऑफ फैराडे लॉ। तो इसको डेरिवेशन को पकड़ लीजिए, आ जाए तो कर दीजिएगा, और कहां से फॉर्मूला निकाला है ये भी देख लीजिए। तो इसको ध्यान से देख लीजिए, जो मैंने ये बात लिखी इसको भी पकड़िएगा कि वेलोसिटी जो है v इज इन द डायरेक्शन, इन द डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ x, जिधर x कम हो रहा है उसी दिशा में v है, तो v इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई डी टी। खैर इसको आप नोट कर पाए होंगे। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जो मैंने बताया था फिर से आपके सामने ले आते हैं। ये कहानी लिखी है, इससे मिलता क्या है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन आपको मिलेगी यहां पर इन ए कंडक्टर मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। जो परपेंडिकुलर है वो मैग्नेटिक फील्ड के अगर परपेंडिकुलर मूव कर रहा है कंडक्टर, तो यहां पर देखिए ये राइट हैंड है, ये मैग्नेटिक फील्ड जैसा मैंने बताया था, थंब होता है मोशन और ये होता है इंड्यूस्ड करंट। ऐसे जैसे इसमें याद रखा था फादर मदर चाइल्ड, तो फादर का फोर्स नहीं मानिए, फादर का जिधर फोर्स लगेगा उधर मोशन होगा, ऐसे समझ लीजिए। ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये करंट का इंड्यूस्ड करंट है। बस अब यहां पर देखिए अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में नॉर्थ से साउथ और मोशन आप ऊपर करा रहे हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लगाया, मोशन अंगूठा ऊपर, तो इस डायरेक्शन में आपको इंड्यूस्ड करंट मिलेगी। तो इंड्यूस्ड करंट इधर से इधर जा रही है, तो ये टर्मिनल प्लस और ये टर्मिनल माइनस मिल गया। बस इस फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल इस्तेमाल कीजिए इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन पता करने के लिए, जहां पर मोशनल ईएमएफ की बातचीत हो वहां आसानी से पता कर सकते हैं। अब देखिए यही जो डेरिवेशन किया है, ये डेरिवेशन हम लोग करेंगे लॉरेंट्ज फोर्स की मदद से। ये देखिए लिखा है मोशनल ईएमएफ फ्रॉम लॉरेंट्ज फोर्स, यानी फॉर्मूला तो यही निकलेगा लेकिन लॉजिक हमारा अलग हो जाएगा, कलाकारी थोड़ी अलग हो जाएगी। तो आइए देख लेते हैं कि इसका भी डेरिवेशन लिख देता हूं। जब हम लोग सीख रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा सीखें कि सालों तक याद रहे, कहें क्या मजा आ गया पढ़ के। तो ये मैंने बनाया रेल, जैसे फोटो तो वही बनेगी, और इसमें एक रेल आप एक स्लाइडिंग बार लगाया आपने, सपोज करिए ऐसे लगा दिया, ये लेंथ था, ये सब आप जान रहे हैं। ये लेंथ ले लीजिए PQRS ऐसे बोल दीजिए, ये कहानी मैग्नेटिक फील्ड भाई बना दो। ये मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनसाइड हो गई। आप यहां पर इसको v वेलोसिटी से खींच रहे हैं। अब आप समझ चुके थे कि इसके अंदर जो करंट सेटअप होगी वो करंट सेटअप ऐसे होगी। कैसे होगी वो तो हम डायरेक्शन से निकाल सकते हैं, लेकिन यहां मैं लॉजिक भी आपको दे रहा हूं कि करंट का सेटअप कैसे होगा। अब देखिए यहां पर कलर कोई और लेना चाहते हैं, ये नीला लेते हैं। अब देखिए ये जो आप
इसको आगे बढ़ा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो इस बार में, स्लाइडिंग बार में इलेक्ट्रॉन्स तो भरे हुए हैं। तो जब चार्जेस मूव करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो उन पे फोर्स लगता है, हम पहले पढ़ चुके हैं, QVB। उस फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आपको याद होगा, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और बाकी कहानी। करंट मतलब चार्जेस का जो मोशन हम लोग दिखेंगे। तो यहां पर चार्जेस देखिए ऐसे मूव, V इधर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन भी इधर जा रहा है। ये देखिए जिधर V है उधर ही समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो करंट किधर जा रही है? करंट इधर जा रही है। अगर जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम प्लेस करते हैं करंट को। तो देखिए यहां लगाते हैं, देखते हैं होता क्या है। ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ऐसे, और करंट देखिए किधर हमने लगा दी है, इधर की तरफ। तो यहां पर अंगूठा किधर दिखा रहा है? ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ क्या होगा बेटा? यहां पर इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। तो यहां इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होने हो जाएंगे, माइनस 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 माइनस, समझ पा रहे? और इधर फोर्स नीचे लगेगा प्लस पर, तो प्लस प्लस इकट्ठा हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? फिर से एक बार बता रहा हूं, ये कहानी देखी भाई, इलेक्ट्रॉन इसके साथ मूव कर रहा था, V के साथ। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर, तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में, ये करंट, और उस पे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगा? ऊपर। तो जब इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऊपर लगेगा तो यहां इकट्ठा हो जाएगा, और इस पॉजिटिव वाले पे फोर्स ऐसे लगेगा, ये इकट्ठा हो जाएंगे। अब जब ये दोनों इकट्ठा हो गए, ये लॉरेंट्ज फोर्स की बात कर रहे हैं, वही लॉजिक लगा रहे हैं। तो ये जो यहां पर प्लस और माइनस है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे इस डायरेक्शन में, प्लस से माइनस। अब इलेक्ट्रॉन देखिए, समझिए बहुत ही ध्यान से, ये जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर का है वो इस फोर्स की वजह से इधर जाना चाहता है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अब बन चुका है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इधर लग रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये लॉरेंट्ज फोर्स। देख पा रहे हो? लॉरेंट्ज फोर्स तो यहीं पहुंचाना चाहता है, लेकिन यहां जो लोग खिलाड़ी आ चुके हैं वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन पर जिधर मोशन होता है उसकी विपरीत दिशा में फोर्स लगता है। तो इलेक्ट्रॉन इधर भागना चाह रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लेके आ रहा है, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। यह कहानी तब तक चलती रहती है जब तक दोनों फोर्स बराबर ना हो जाएं। जब फोर्स बराबर हो जाएंगे तो यहां पर जमावड़ा रुक जाएगा, और क्योंकि आप देख पाए प्लस इधर है माइनस इधर, तो करंट की डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ, इस तरह से करंट की डायरेक्शन हो गई। इसके अंदर P से Q, जो कि मैं लाइन नहीं खींच रहा हूं, काफी कुछ लिख दिया है। तो आप समझ पाए होंगे कि बैलेंस कंडीशन में, येलो कलर ले लेते हैं, इन बैलेंस्ड कंडीशन, इन बैलेंस्ड कंडीशन, आप समझ पाए ना, जो लॉरेंट्ज फोर्स है Fm, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो फोर्स क्रिएट किया है उसके बराबर होगा, तभी ये भगदड़ अंदर की रुकेगी। इधर फोर्स बराबर, तो रुक जाएंगे सब। अब यहां पे वैल्यू रख देते हैं, लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है? QVB, क्योंकि साइन थीटा 90 है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स F = QE। अब यहां से देखिए ये Q निपट गया, तो VB की वैल्यू कितनी आ गई? VB आ गया E। अब यहां पर फिर से कलर बदलते हैं, आप पोटेंशियल डिफरेंस को पहचाने। पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस कहां बोलेंगे? बिटवीन एंड्स Q एंड P। यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी बात करें तो आप V = E × L लिख सकते हैं। हम ये जानते हैं रिलेशनशिप, V = E × L, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां से रख दो तो आ गई VBL, और ये हमारा ये V था, यही EMF है, ये वेलोसिटी है, तो ये हो गया E, मैं अपना वाला ही E लिखता हूं, और ये क्या हो गया? BLV। फॉर्मूला प्रूव हो गया, दिस इज द मोशनल EMF। आप मेरे ख्याल से समझ पाए होंगे
कि ये फॉर्मूला वही है, अप्रोच किया है लॉरेंट फोर्स से, फंडा सुपर क्लियर है ना। तो इस तरीके से लॉरेंट फोर्स से कर दिया, पहले वाला फैराडे लॉ से किया था, नोट कर लीजिए, जिससे सुपर क्लैरिटी मिले और आपको मजा आ जाए। खैर आगे की कुछ बातचीत इसमें रहती है, वो भी करेंगे, फिर न्यूमेरिकल भी करेंगे, ये नोट कर पाए होंगे। तो अब देखते हैं इसके अंदर करंट कितनी इंड्यूस्ड हो रही है। छोटी छोटी बातें लेकिन बड़ी अहमियत रखती हैं। अब करंट इंड्यूस्ड में I इजिकल टू E बाई आर होता है, तो BLV अपॉन आर, यहां पर जो रेजिस्टेंस लिया है वो केवल इसी बार का लिया है, बाकी का नेग्लिजिबल है। R इजिकल टू जीरो, जीरो ना लिखते हैं, R टेंडिंग टू जीरो लिख देते हैं। तो ये हमारा केवल जो बार था PQ उसका रेजिस्टेंस लिया है, बाकी औरों का शून्य माना है। तो उस हिसाब से I इजिकल टू E बाई आर, E था BLV और रेजिस्टेंस R, I आ गया। इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू कितनी, इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू इतनी, बात खत्म। आगे चलते हैं, फोर्स देखते हैं मूवेबल आर्म पर। अब ये यहां पर इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है कि जब आप इस बार को घुमाते हैं, इसमें इंड्यूस्ड करंट पैदा होती है, तो एक फोर्स लगता है बाहर की तरफ। ये देखिए, कलर रेड लेना चाहते हैं, इस डायरेक्शन में फोर्स आपका लगता है इंड्यूस्ड करंट की वजह से। तो इंड्यूस्ड करंट की वजह से अगर आप फोर्स निकालेंगे तो ये रहा, देखिए मैग्नेटिक फील्ड, और ये आपकी आ गई करंट की डायरेक्शन ऐसे। ये देखिए, ये हो गई फील्ड अंदर, ये करंट इधर PQ से बह रहा था, करंट की डायरेक्शन ऐसे थी, दिस इज I। तो फोर्स किधर लगता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, इंड्यूस्ड करंट की वजह से। तो इंड्यूस्ड करंट की वजह से फोर्स आपका किधर लगना शुरू हो गया, बाहर की तरफ। आप इस बात को पकड़, यही बात देखिए लिखिए, दिस फोर्स ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट acts in the outward direction opposite to the velocity of the arm in accordance with Lenz law। लेंज लॉ की बात कर लें आप, तो लेंज लॉ से भी जब ये जिस कारण का विरोध, मतलब ये फ्लक्स ये घट रहा है फ्लक्स, तो ये घटने नहीं देना चाहता है, तो फोर्स किधर लग जाता है, इसकी विपरीत दिशा में, है ना। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल मत लगाइएगा, क्योंकि वो इंड्यूस्ड फोर्स के लिए, इंड्यूस के लिए नहीं है। तो वो आप यहां पर लेंज लॉ की बात पकड़िए कि ये जब फ्लक्स आप कम कर रहे हैं तो ये नहीं होना जाना चाहेगा, तो एक फोर्स एक्सर्ट कर सकता है लेंज लॉ की बेसिस पर। तो वहां पर आर्म को मूव करने के लिए आपको एक एडिशनल फोर्स लगाना पड़ता है इधर, भाई इसी के बराबर लगाएंगे तब तो मूवमेंट होगा। वो फोर्स की वैल्यू कितनी है, वो फोर्स की वैल्यू जो निकालते हैं ILB साइन 90 डिग्री, जो इंड्यूस्ड करंट से, तो ILB साइन 90 में I की वैल्यू पीछे से निकालिए, BLV अपॉन आर, और LB साइन 91 होता है B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन आर। यानी इतना फोर्स इस डायरेक्शन में आप लगावेंगे तो ये V वेलोसिटी मेंटेन कर पाएंगे, जो यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेटेड मोशन तो है नहीं, तो V वेलोसिटी सेम आ पाएगी। और ये जो फोर्स क्यों लगा है, ऑन द बेसिस ऑफ लेंज लाइन पकड़िए, इंड्यूस्ड करंट जो इसके अंदर आई है उसकी वजह से इसके अंदर फोर्स लग रहा है। चलिए आगे की बात समझते हैं। अब यहां पर पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स, तो हम जानते हैं जो एक्सटर्नल फोर्स था ये, उसकी कितना पावर वो डिलीवर कर, एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगा रहे हैं, तो ये तो लग रहा है इस इंड्यूस करंट की वजह से, ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स, ये कितना पावर डिलीवर करेगा, F इंटू V, ये पावर का फॉर्मूला होता है। तो F की वैल्यू पीछे थी B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन आर, तो B स्क्वायर L स्क्वायर एक V से और मल्टीप्लाई कर दिया तो V स्क्वायर अपॉन आर हो गया, ये पावर डिलीवर हो गई। अब पावर डिसिपेटेड, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि पावर डिसिपेटेड, क्योंकि होता क्या है जब हम लोग रेल को मूव करते हैं तो शुरू में जो मैकेनिकल एनर्जी है जो हम मूवमेंट कर रहे हैं वो चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, करंट बनती है ना, और करंट बनने के बाद रेजिस्टेंस के तहत हीट एनर्जी में या थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो बेसिकली एक तरह का सर्किट है जहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका आर्म से हीट एनर्जी के फॉर्म में जा रहा है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बेसिस पर PJ लिखा हुआ है, कितना पावर डिसिपेटेड है, ऐसे जूल लॉस I स्क्वायर R, और I स्क्वायर की वैल्यू BLV अपॉन आर थी, तो I स्क्वायर इंटू आर, B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन आर।
ये क्या है? पावर डिसिपेटेड एज जूल लॉस। तो ये थोड़ी थोड़ी बात याद रखिए जिससे एकदम शानदार प्रदर्शन आप कर सकें। अब दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन इंड्यूस्ड चार्जेस। भाई जो इंड्यूस्ड करंट बनी है ना, वो इंड्यूस्ड चार्जेस के फ्लो से ही बनी है, उसमें और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या रिलेशन है? मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है और जो इंड्यूस चार्ज बन रहे हैं उसमें क्या रिलेशन है? तो यहां पर देखिए लिखा है, आप आराम से, मैं यही समझा देता हूं आपको। देखिए फैराडे के लॉ के अनुसार मैग्नीट्यूड की बात करें तो E इज इक्वल टू डी फाई, यहां पे लिख देता हूं शायद ज्यादा पकड़ में आए। ये रही बात डी फाई बाई डी टी, ये फैराडे लॉ के अनुसार है। हम जानते थे I इज इक्वल टू E अपॉन आर होता है। अब इस I की जगह आप क्या लिख सकते हो? डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, ये I होता ही Q बाई T, और ये रहा E बाई आर, और E की जगह आप क्या लिख सकते हो? डी फाई बाई डी टी, ऊपर वाले फॉर्मूले से। तो यहां पर मैं डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी इंटू ये 1 अपॉन आर लिख देता हूं। अब यहां पर देखिए आगे ये डेल्टा टी कट गया, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? डेल्टा फाई अपॉन आर। ये कैसे चार्जेस हैं? इंड्यूस्ड चार्जेस, इंड्यूस्ड चार्जेस। तो ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं? चेंज इन फ्लक्स पे, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पे। तो डेल्टा फाई का मतलब है नेट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस, यानी ये रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पे नहीं डिपेंड कर रहे हैं, डी फाई अपॉन डी टी पर नहीं डिपेंड कर रहे हैं, केवल डी फाई पे डिपेंड कर रहे हैं कि फ्लक्स में कितना चेंज हो रहा है। तो यहां देखिए क्लियरली द इंड्यूस्ड चार्जेस डिपेंड्स ऑन द नेट चेंज in the magnetic flux and not on the time interval delta t of the flux change। फ्लक्स कितनी देर में चेंज हो रहा है इससे इसका कोई लेना देना नहीं, फ्लक्स में कितना चेंज हुआ है इस पे डिपेंडेंसी है। Thus the induced charges does not depend on the rate of change of magnetic flux। Q जो है वो डिफाई बाई dt पर नहीं डिपेंड कर रहा, केवल डिफाई पर डिपेंड कर रहा है। ये मैं एक एक धमाकेदार क्वालिटी कंटेंट आपके साथ है, पढ़कर आप केवल बोर्ड से नहीं फोड़ोगे, आगे के लिए भी सुपर डुपर स्ट्रांग हो जाओगे, एकदम जबरदस्त। इसका पूरा इस्तेमाल कीजिए आप। अब हम लोग इस बात को जब सीख गए हैं सारी बातों को, तो कुछ न्यूमेरिकल बना लेते हैं, मजा आ जाएगा। तो आइए चलते हैं, 2-3 न्यूमेरिकल देखते हैं। तो इस न्यूमेरिकल को लेते हैं, ये एनसीईआरटी का देखिए सवाल है, बहुत ही सरल सवाल है। लिखा है एन एयरक्राफ्ट विथ ए विंग स्पैन ऑफ 40 मीटर। ये देखिए ये इसके पंख है और इसका जो लंबाई है L वो दे रखी है 40 मीटर। ये आप यहां से यहां तक जो L है दिस इज 40, यहां दिखेगा आपको 40 मीटर विथ ए स्पीड, इसकी स्पीड है 1080 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर उसमें चेंज कर लिया जाएगा। इन ईस्ट वर्ड डायरेक्शन चलिए जा रहे हैं एट ए कांस्टेंट एल्टीट्यूड, हाइट सेम है, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वेयर द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज। ये बीवी की भी वैल्यू दे रखी है, ये बीवी की वैल्यू देखिए नीचे दिख रहा है, दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट। फाइंड द ईएमएफ दैट डेवलप्स बिटवीन द टिप्स ऑफ द विंग्स। तो ये मोशनल ईएमएफ है, मोशन की वजह से, तो मोशन की वजह से ईएमएफ जो होता है उसको क्या लिखते हो? BLV। वेलोसिटी दे रखी है किलोमीटर में, आवर में, इसको चेंज कर लो 1080 किलोमीटर पर आवर। आप जानते हैं 1080 को अगर हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें तो मीटर पर सेकंड में कहानी आ जाती है, यानी करीब करीब आ जाएगी 300 मीटर पर सेकंड। ये तो वेलोसिटी निकाल दी। अब सीधे E लगा देते हैं, तो E इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट जो था 1.75 इंटू 10 की पावर -5, लेंथ है 40 मीटर और स्पीड आ गई 300, वेलोसिटी कह लीजिए, स्पीड कह लीजिए, इस समय 0.21 वोल्ट आपका आंसर आ गया। बस देखिए कितना आसान सवाल है, कोई भी परेशानी आपको नहीं हुई। इसको नोट कर लीजिए, अगला न्यूमेरिकल कर लेते हैं, बिल्कुल आसानी से आपका काम बन जाएगा। मेरे ख्याल से नोट आप कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
बड़ा फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, कई मेथड से हो सकता है, जो इजीएस्ट मेथड है वो करेंगे हम लोग। ए मेटेलिक रॉड ऑफ लेंथ एल इज रोटेटेड एट एन एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉर्मल टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। कुछ ऐसा है कि एक रॉड है, यहां पे फिक्स समझ लीजिए, ऐसे रोटेट कर रहे हैं, और ये सेंटर पर है, ये अच्छा नहीं बना, तो सेंटर यहां ले लें, थोड़ा सा ये तमीज वाला बन जाएगा, और ये ओमेगा ऐसे है, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ परपेंडिकुलर ऐसे है, आप बाकी तो समझदार हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे हम घुमा रहे हैं, और इसकी जो लेंथ है वो एल है। अब ये पूछ क्या रहा है, डेराइव एक्सप्रेशन फॉर द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रॉड। यहां ये मोशनल ईएमएफ है, आप ऐसा समझें कि यहां पर एक ऐसे फिक्स्ड लूप मान लें, और ये क्या कर रहा है, एरिया स्वेप्ट कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, ये मूवेबल आर्म है, वो रेल मानी थी ना यू शेप्ड, तो ये आप एक सर्कुलर में ये एक रेल मान लें, और इस पे ये क्या घूम रहा है, मूवेबल आर्म। तो ये बेसिकली एरिया स्वेप्ट कर रहा है, वहां भी देख रहे थे कि एरिया घट रहा था, उस बेसिस पर इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके एंड्स पर जो होगा वो निकाल लेंगे। करंट लिखा हुआ है इंड्यूस्ड, जब वो निकलेगा तो वो भी निकल आएगा। हीट डिसिपेशन वो भी निकालेंगे इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रॉड इज आर। तो अब यहां पर पहली बात ये लिखते हैं कि लेट द रॉड completes one revolution in time t, यानी टाइम पीरियड उसका टी है, एक रिवोल्यूशन में जितना काम, एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है। तो यहां पर क्या लिख सकते हो, जो मैग्नेटिक फील्ड रहा, जो फ्लक्स रहा, चेंज इन फ्लक्स, वो वैल्यू हो जाएगी बी इंटू एरिया स्वेप्ट। बी इंटू ए होता फॉर्मूला, आप जानते ही 90 डिग्री एंगल है, तो मैं इसको अभी ऐसे लिखता हूं जिससे दिमाग पकड़ सके आपका, बी इंटू एरिया स्वेप्ट, ठीक है ना। बाकी तो ये परपेंडिकुलर है, तो कोई इसमें समस्या है नहीं। अब इसको लगाने के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर हम बोलें, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो कि ई है, उसकी वैल्यू हो जाएगी चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम। बढ़िया, तो ई कितना आ गया यहां पर, फ्लक्स में कितना चेंज है, बी इंटू एरिया स्वेप्ट, और एक चक्कर में एरिया स्वेप्ट है तो टाइम लगा टी। फिर हमने बी लिया, एरिया स्वेप्ट कितना, पाई आर स्क्वायर, तो इसको लिख दीजिए पाई एल स्क्वायर अपॉन टी। अब ये यहां पर आप देखें तो 1 अपॉन टी फ्रीक्वेंसी होता है, यहीं पे लिख देना चाह रहा हूं, पी पाई एल स्क्वायर इंटू एफ, जहां पर हम जानते हैं कि टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टी होता है, हम और आप पहचानते हैं, तो 1 अपॉन टी को एफ लिख दिया। अब फिर हम ये जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका एंगुलर स्पीड से क्या रिश्ता होता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। तो यहां पर एफ की वैल्यू की जगह हम ओमेगा अपॉन 2 पाई को भी रख सकते हैं, क्योंकि ओमेगा दिया था यहां पर। चलिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं। अब ये हमारा ई क्या बन चुका है, ई इज इक्वल टू बी पाई एल स्क्वायर, और इस एफ की जगह ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो वैल्यू क्या हो गई, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। और इसको ना आप याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में सीधे इस्तेमाल किया जाता है। मैं फिर से लिख रहा हूं, ई इज इक्वल टू हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। जब भी किसी रॉड को आप इस तरीके से घुमाएंगे, उसके अक्रॉस कितना ईएमएफ बनेगा, हाफ बी एल स्क्वायर इंटू ओमेगा। और ये आंसर भी है आपका पहले पार्ट का। इंड्यूस्ड करंट कितनी बनी, इंड्यूस्ड करंट बेटा, जिसे हम लोग आई लिख रहे हैं, तो आई की वैल्यू हो जाएगी ई अपॉन आर, है ना, बहुत ही आसान। अब ये ई देखिए यहां पर है, दिस इज ई,
हाफ बी एल ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, ये इंड्यूस्ड करंट है, तो वैल्यू हो गई हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा अपॉन आर। ये दूसरा आंसर आ गया। हीट डिसिपेशन पूछ रहा है, क्या रखा है उसमें, तो ये रखा हीट डिसिपेशन इन टाइम टी, टाइम टी में कितना हीट निकल गया। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, आसानी होगी लिखने में। तो Q मतलब हीट, या H आप लिख दीजिए E स्क्वायर इंटू टी अपॉन आर, वी स्क्वायर बाई आर पावर इंटू टाइम, तो वी स्क्वायर आर इंटू टी, और ये फॉर्मूला लिख दीजिए ई स्क्वायर का मतलब आ जाएगा 1/4 बी स्क्वायर एल की पावर 4 ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और अपॉन इसके अपॉन में ई स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर कर दिया अपॉन आर टी, तो ये रहा अपॉन आर इंटू टी, ये वैल्यू बनी। तो ये देखिए वैल्यू क्या आई, बराबर है कि कोई छूट छाट गई वैल्यू, ई स्क्वायर अपॉन आर, ऊपर तो आर था नहीं, आर मैंने लिखा क्यों है, तो दिस इज ओनली आर, ये तो इसकी वैल्यू हो गई ई स्क्वायर, ये आर, ये टी, एंड ये आपका आंसर हो गया। तो तीनों पार्ट का आपने आंसर निकाल दिया, और इसका सीधी तौर पे डायरेक्टली फॉर्मूले का इस्तेमाल भी होता है, इसीलिए कि कोई भी चीज आप में कमी ना रहे। तो मैं इसको दिखा देता हूं जिससे आप पूरा नोट कर पाए, और लगातार अगर लेक्चर्स को लाइन से आप फॉलो करते हैं, टॉपर बनकर ही निकलेंगे आप। तो ये मैं ऊपर करता हूं, ये नोट कर चुके होंगे ऐसी उम्मीद है मुझे। आज का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से वो भी करना जरूरी था, इसलिए हम लोगों ने उसको पिकअप किया, वहां पे कंफ्यूजन के चांसेस ज्यादा हैं। आइए, ये भी एनसीईआरटी का सवाल है, देखिए। तो ए व्हील विथ 10 मेटेलिक स्पोक्स ईच 0.5 मीटर लॉन्ग, ये एक व्हील है, ऐसे स्पोक्स लगे हैं, तीलियां जैसे लगी होती हैं। अब 10 नहीं बना रहा हूं, ये कितनी बन गई, 5 बन गई, 6 7 8 9 10 हो गई, शायद 10 ऐसे 10 स्पोक्स हैं, और सबकी जो लेंथ है वो 0.5 मीटर है। इज रोटेटेड विथ ए स्पीड ऑफ इतने रिवोल्यूशन पर मिनट, इसको घुमाया गया है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है एफ, वो है 120 रिवोल्यूशन पर मिनट। तो इसको आप सेकंड वगैरह में चेंज कर सकते हैं, 120/60 रिवोल्यूशन पर सेकंड, तो 2 आरपीएस आ गया, 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड फ्रीक्वेंसी। प्लेन नॉर्मल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट ले लें तो ये मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है। ऐसे इस तरह ये व्हील रखी है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे जा रहा, परपेंडिकुलर है, बड़ी अच्छी बात है। एट ए प्लेस इफ BH की वैल्यू 0.4 गॉस सीजीएस सिस्टम में दी है, व्हाट इज इंड्यूस्ड EMF बिटवीन द एक्सल, एक्सल का मतलब ये समझ लीजिए, एक्सल मतलब ये, सॉरी, और एंड एक्सल का मतलब ये होता है जहां से पहिया चलता है। ये आप पहिया भी एक यहां रखा था, दिख नहीं रहा है, तो ये जो होता है इसके बाजू में ये पहिया लगा होता है, तो एक्सल ये बोलते हैं। गाड़ी में बड़ा ट्रक वर्क में मोटा होता है, ये एक्सल होता है, इसी में ये पहिया चलता है। ऐसे बीच में एक्सल रॉड लगी होती, बहुत भारी, कार में भी देखेंगे, 4 पहिया वाहन में दिख जाएगा आपको 2 व्हीलर में नहीं दिखेगा। बीच में ऐसे लगा होता है, ये चलता है, ये पहिया ऐसे घूमता है, ये बीच का एक्सेल है। तो ये एक्सेल यहां से जा रहा होगा इस एक्सेल में, और ये रिम, ये बाहर वाला हिस्सा क्या है, रिम, और ये एक्सेल हो गया, ये परपेंडिकुलर। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसकी बातचीत कर रहा है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। हम जानते हैं E की जो इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू आती है वो B पाई L स्क्वायर F होती है, और यह फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था E इज इक्वल टू हाफ BL स्क्वायर ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू क्योंकि यहां F दिया हुआ है, या तो कन्वर्ट कर लो
या यहां कन्वर्ट कर लो 2 पाई एफ, तो ये वैल्यू हो जाएगी बी, 2 से 2 कट जाएगा और पाई एल स्क्वायर ओमेगा, क्योंकि सीधे याद है तो ठीक, वरना कन्वर्ट कर सकते हैं। बी की वैल्यू कितनी हो गई 0.04 गॉस, इसको टेस्ला में बदल लेते हैं 10 की पावर -4 टेस्ला। पाई की वैल्यू हो गई 3.14 और रही फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, तो एफ की वैल्यू कितनी हो गई 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 2 रिवोल्यूशन। अब ये वैल्यू पुट किया आपने, ये आंसर आ गया 6.28 इंटू 10 की पावर -5 वोल्ट। अब यहां पर आपको क्या कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये तो जो ईएमएफ निकाले हैं आप, ये तो 1 एक्सल के बीच है ना, और इसमें तो 10 एक्सल हैं, तो हम लोग सर जो फाइनल ई आएगा, फाइनल ई, वो तो 10 ई के बराबर होना चाहिए। फाइनल इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आएगा सर वो 10 ई के बराबर होना चाहिए, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये जितने भी यहां पर क्या बोलते हैं स्पोक्स लगे हैं, ये स्पोक्स पैरेलल हैं एक दूसरे के। देखिए यहां पर पोटेंशियल सबका एक है और ये सारे एंड पर पोटेंशियल एक है, तो स्पोक्स, मेटेलिक स्पोक्स आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। बात समझ में आ रहे हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से जो इसके और इसके बीच का पोटेंशियल है उतना ही रहता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो सेम पोटेंशियल होता है, सो आंसर हमारा ई ही रहेगा 6.28 इंटू 10 की पावर -5 वोल्ट। बात समझ में आ गई होगी कि ये सब के सब एक एंड पे जुड़े, इसका कुछ पोटेंशियल और दूसरा सिरा भी सेम पोटेंशियल पे, सब तीलियां उधर जुड़ी हैं, तो ये सारी तीलियां जो स्पोक्स हैं कैसे में हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। थोड़ा और इस पे जिरा करते हैं आधा मिनट। जैसे हम ये जानते हैं कि एक एंड पर ये मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस है, तो इसे आप सब के सब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसे ही तो बुलाते हैं, क्योंकि एक एंड V कुछ V1 है, दूसरा एंड V2 है, तो सेम पोटेंशियल इन आर सभी रेजिस्टेंसेस के बीच ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो सब में V पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इसी तरह एक एंड यहां लगा है सारी तीलियों का और अगला एंड इस रिम पर है, और रिम का पोटेंशियल तो एक ही होगा, तो जुड़ा हुआ रिंग है मेटेलिक, तो इन सारी तीलियों के एंड भी सेम पोटेंशियल पर है, तो दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसलिए जो एक के बीच ईएमएफ होगा वही सबके बीच होगा, 10 से मल्टीप्लाई नहीं करिएगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगी। तो आप समझ पाए होंगे क्या कंफ्यूजन हो सकता था आपको, और समझ गए होंगे तो इसका लुत्फ ले पाए होंगे। इसको नीचे करते हैं, इसको भी आप नोट कर लें। तो ये आप इसको नोट कर लीजिए, मैंने न्यूमेरिकल भी करवा दिए जिससे बहुत अच्छी तरीके से आपकी सुपर क्लैरिटी बन जाए। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं जिससे पूरी बात समझ सके। तो मेरे ख्याल से आपने देखा होगा, तो अगर आप टॉप लेवल कंटेंट चाहते हैं, सुपर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहते हैं, वीडियो देखने के बाद न्यूमेरिकल निकलने लगे ऐसा चाहते हैं, तो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिजिक्स में कॉन्सेप्ट भी क्लियर कीजिए, न्यूमेरिकल भी निकालिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा, अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका पीडीएफ लेने के लिए अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।